हेलो हेलो एंड वेलकम। हम लोग सब लोग साथ में पढ़ने वाले हैं कौन सा सब्जेक्ट? हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस। आई नो आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद सोशल साइंस बहुत ज्यादा पसंद नहीं होगा। अब आप में से ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें सोशल साइंस पसंद तो है लेकिन उससे डर लगता है? क्विकली मुझे कमेंट करके बताएंगे। उन सारे बच्चों के लिए जिन्हें सोशल साइंस पसंद है, उन सारे बच्चों के लिए जिन्हें सोशल साइंस नहीं पसंद, और उन सारे बच्चों के लिए जिन्हें सोशल साइंस पसंद है लेकिन उससे डर लगता है, और उन बच्चों के लिए भी जिन्हें सोशल साइंस पसंद है और वो पढ़ना भी चाहते हैं और वो पढ़ भी लेते हैं। हम सब टाइप के बच्चों के लिए एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं वन शॉट रिविजन सीरीज। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? आई नो आप लोगों के एग्जाम्स थोड़ा आगे शिफ्ट हो गए हैं। क्योंकि वो थोड़ा आगे शिफ्ट हो गए हैं तो नेचुरली आप लोग चाहते हैं कि हम सब लोग अब बाद में ही पढ़ाई कर लेंगे, अभी इतनी जल्दी सोशल साइंस कौन पढ़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि इसे देखिए एज एन अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर जितने भी भूले भटके लोग थे जो अब तक नहीं पढ़ पाए थे, उन सबको एक एक चैप्टर करके छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन में फटाफट करके सारी चीजें पढ़ने का मौका मिल रहा है। क्योंकि आप सब लोगों को यहाँ पर इजीली सब कुछ रिवाइज करने का मौका मिल रहा है, तो आई होप यू मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट यू ऑल टू डू इज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर कीजिए जाकर ये विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स जिन्हें शायद इस चीज की जरूरत होगी। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं? जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम वेरी डियर इकोनॉमिक्स, इट इज मनी एंड क्रेडिट। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैसा एंड क्रेडिट। अब हमें पता है इकोनॉमिक्स किसका पार्ट है। इकोनॉमिक्स का अगर बेसिक मतलब समझने की कोशिश करें तो इकोनॉमिक्स इज द फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अबाउट हाउ इज दिस मनी फ्लोइंग इन द इकोनॉमी। अब मनी का मतलब होता है पैसा, लेकिन क्रेडिट का क्या मतलब होता है? क्रेडिट का मतलब होता है लोन या फिर उधार, जो कि हम लोग लोगों से, बैंक से, अलग अलग जगहों से लेते हैं। अब मैं कहती हूँ कि लोन की मार सब पे भारी, लेकिन हम लोग यहाँ पर लोन को एक इस तरीके से समझने वाले हैं जो कि एक पॉजिटिव आउटलुक भी हो सकता है ऑफ लुकिंग एट लोन एंड ऑल्सो मनी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हम लोग मनी के बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग अपनी लाइफ को देखें, एवरीडे लाइफ को, तो यहाँ पर कितनी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन इंटरैक्शंस को, जिन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आज अगर आप लोगों को चॉकलेट्स खरीद कर आने हैं तो नेचुरली आप लोगों को पैसों की जरूरत पड़ेगी। बुक्स लेकर आनी है, स्टेशनरी लेकर आनी है, या फिर अगर आप भगवान से प्रे करते हैं और भगवान जी के ऊपर चढ़ाने के लिए अगर आपको कोई भी तरीके की चीज लेकर आनी है, तो ये सारी चीजें मिला जुला कर आपको मनी से ही मिलती हैं। तो मनी एक बहुत ही इंटीग्रल रोल प्ले करता है हमारी पूरे सिस्टम और स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस पार्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं या कौन से हैं वो लार्जली बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके हम इन डेप्थ सॉल्यूशंस और उनकी डिटेल्स को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इन्हें चार हिस्सों में हमने यहाँ पर बांटा है। पहला है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज अ जरिया जिसके बदले हम लोग एक्सचेंज करते हैं किसी चीज को, जैसे कि शूज के बदले, जैसे कि पैसों के बदले शूज ले लेना, या फिर पैसों के बदले चॉकलेट्स ले लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम लोग देखते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी को, कि अगर हम लोग आज की बात करें तो क्या सिर्फ और सिर्फ पैसे जो कि नोट्स या कॉइन्स की तरह हम लोगों को दिखते हैं वो ही है मनी, या फिर उसके अलावा भी कुछ ऐसे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है जो कि अवेलेबल है एज अ मोड ऑफ मनी, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर हम लोग देखेंगे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स को। तो यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि कैसे बैंक्स जो हैं वो क्रेडिट को एक्सटेंड करती हैं। इससे पहले हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या और भी कोई सोर्सेज हैं जिससे हम लोगों को लोन मिल सकता है, जैसे इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट और उसके साथ साथ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर जब भी हम लोग लोन लेने जाते हैं तो कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं उस क्रेडिट को एक्वायर, उस क्रेडिट को लेने की, जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। और इन सारी चीजों के साथ साथ हम लोग इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है SHGs या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। तो इस तरीके से आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा।
अगर आप चाहें तो आप एनसीईआरटी को अपने साथ में खोलकर चल सकते हैं। जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं उन्हें हाईलाइट कर दीजिए, ताकि जब आप लेटर ऑन भी पढ़ते हैं तो आपको ये सारी चीजें याद हो। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू टू मेक सम काइंड ऑफ नोट्स फॉर योरसेल्फ, क्योंकि जब एग्जाम्स थोड़े बाद में हैं तो आप लोग अभी इन सब चीजों को अपने लिए तैयार कर लेंगे, क्योंकि अभी टाइम है, तो आप आराम से धीरे धीरे इस चीज को करते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दिस इज माय पर्सनल सजेशन एंड लेट्स डाइव इन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, जिससे सवाल बनता है मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। स्टॉप, एक्सप्लेन, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर हम लोग पूरी कथा कहानी लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि व्हाई इज मनी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो घुमा फिरा के इस पार्ट से कई तरीके के सवाल बन सकते हैं, 3 मार्कर, 1 मार्कर। किस तरीके से आंसर करना है वो ऑब्वियसली डिपेंड किस पर करता है, हमारे नंबर ऑफ मार्क्स पर। लेकिन इसका कंटेंट क्या लिखेंगे उस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम 2 और चीजों को पढ़ते हैं। पहला है बार्टर सिस्टम, और बार्टर सिस्टम का एक प्री रेक्विजिट, यानी कि उस सिस्टम को करने के लिए, उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इन 4-5 शब्दों को एक साथ मिलाकर भी बिल्कुल मत डरिएगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे इन सारी चीजों को समझने वाले हैं। पर मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि इस पार्ट से ये सारे सवाल बनकर आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्टरी लाइन जो कि है मनी इज यूज्ड फॉर सेवरल ट्रांजैक्शंस। It is considered as a means of exchange as it acts as intermediate in the exchange process। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है? मनी अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है, उसे एक मीन्स ऑफ एक्सचेंज की तरह कंसिडर किया जाता है, एक ऐसी चीज जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर अनदर गुड या फिर सर्विस या फिर कमोडिटी, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट, एक मीडिएटर की तरह, एक बीच वाले एक्सचेंज की तरह इस्तेमाल में देखा जाता है इन दिस एंटायर एक्सचेंज का प्रोसेस। अब किस चीज का एक्सचेंज किया जा रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई भी चीज मार्केट से जाकर खरीदनी है तो नेचुरली आप कुछ पैसे देंगे और उसके बदले वो चीज आपको मिल जाएगी। अब उस चीज की आपके लिए कुछ यूटिलिटी होगी। मान लीजिए अगर आपको बहुत तेज पेट में दर्द है और अगर आपको दवाई चाहिए अर्जेंटली, और अगर कोई जाकर बोल दे कि ये पैसे दे रहे हो आप हमको इसके एक्सचेंज में, ये तो नहीं चलेंगे सर जी, हमें पैसे नहीं चाहिए, तो फिर आप दवाई कैसे एक्वायर करोगे? तो जब भी हम लोगों को किसी भी तरीके का गुड, कमोडिटी या यूटिलिटी की कोई भी चीज चाहिए होती है फॉर दैट काइंड ऑफ एक्सचेंज प्रोसेस, हमें जरूरी होगा टू हैव मनी, और उस मनी को एक्सेप्ट कर लेना एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू बाय अ गुड और अ सर्विस। इसमें हम लोग देखेंगे उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि इस्तेमाल में आता था, एक ऐसा सिस्टम बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। वैसे जब पहले पैसे नहीं हुआ करते थे, ये पूरा मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ करता था, तो जो लोग थे वो लोग फॉलो करते थे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को। अभी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, सिंपल शब्दों में एक एग्जांपल से समझते हैं। अब ऐसा मान लीजिए कि मुझे गेहूं चाहिए फॉर मेरा घर, उसके बदले में मैं अपने घर से 1 किलो राइस का थैला लेकर निकली हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढूंगी जो कि मुझे गेहूं दे सके, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी भी कंडीशन होनी चाहिए कि जो चीज मेरे पास है उस इंसान को देने के लिए वो चीज, वो इंसान मुझे देने के लिए तैयार हो। कंफ्यूज हो गए क्या? तो यहाँ पर ऐसे समझिए कि अगर मेरे पास वीट है, अगर मेरे पास कोई भी और चीज है और मैं उसे दूसरी चीज के एक्सचेंज में पाना चाहती हूँ, तो मैं जाकर पूरे देश, दुनिया, जहान में एक ऐसे इंसान को ढूंढूंगी जो मुझे वीट देने के लिए तैयार हो इन एक्सचेंज ऑफ दैट 1 किलो का थैला ऑफ राइस। तो तू भाई राइस रख ले और मुझे तुम वीट दे दो। तो इस तरीके का जब एक्सचेंज प्रोसेस चलेगा, उस तरीके के गुड्स वाले एक्सचेंज प्रोसेस को हम लोग कहेंगे बार्टर सिस्टम। अभी थोड़ी सी टेक्निकल सी डेफिनेशन है, अगर आप चाहें तो इसे सिंपल शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ने के लिए इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। एक ऐसी सिचुएशन, अ सिचुएशन वेयर द सप्लायर ऑफ गुड एक्स, वीट वाला थैला, राइस वाला थैला, मैं उसको सप्लाई कर रही हूँ, तो द सप्लायर ऑफ गुड एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर? राइस, wants another good Y, Y क्या चाहिए मुझे? वीट, एंड द सप्लायर ऑफ गुड Y, जो इंसान मुझे वीट देना चाहता है, wants good X, उसे यहाँ पर जो मैं देने आई हूँ राइस का थैला चाहिए। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम। अब इन दिस सिस्टम गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट यूज ऑफ मनी बिटवीन 2 or more people who agree to exchange each other's goods। अब यहाँ पर समझिए कि सिस्टम क्यों चलाया जाता था,
क्योंकि आज भी अगर मान लीजिए कि आप एक शॉपकीपर हैं, आपको कोई आकर कहता है पेट में दर्द है, प्लीज ये दवाई दे दो, तो आप उसके एक्सचेंज में उनसे पैसे लेते हैं। और अगर आपके घर में गेहूं चाहिए तो आप जाकर एक दुकानदार से गेहूं के पैसे देते हैं उसे, और वहां से गेहूं की दुकान से गेहूं लेकर आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग दो तरीके के ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि जो इंसान वीट को सप्लाई कर रहा है उसको एक्सचेंज में दवाई ही चाहिए हो। तो इस तरीके का जो पूरा सिस्टम है जहां पर गुड्स के बदले गुड्स दिए जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम के साथ आता है। इस पूरे सिस्टम में गुड्स डायरेक्टली एक्सचेंज तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये किस कंडीशन के साथ एक्सचेंज किए जा रहे हैं कि जो दूसरा इंसान है उसे भी वही गुड चाहिए होगा। इस तरीके की सिचुएशन को जहां पर हम लोग एक चीज किसी को देते हैं, दूसरी चीज किसी से लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन जो है जो सेट हो जाती है कि आपको फिश के बदले मीट ही चाहिए होगा और इनको मीट के बदले फिश ही चाहिए होगी, तो ऐसे इंसान को ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल चीज है। और इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का क्या मतलब है कि कोइंसिडेंस हो रहा है, इत्तेफाक हो रहा है कि वांट्स दोनों की डबल तरीके से सेम ही होनी चाहिए। दोनों लोगों को एक दूसरे की ही चीजें देनी है और दोनों लोगों के पास वही चीजें हैं जो एक दूसरे को चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके के सिस्टम में हम लोगों को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम आती है। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम, कौन सा सिस्टम, बार्टर सिस्टम, was the lack of double coincidence of wants, as without it exchange was not possible. The use of money eliminated the need of double coincidence of wants. अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि जब आप किसी भी चीज के बदले चीज लेते हैं तो कोई गलत तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शॉपकीपर जिससे आपने जाकर दवाई खरीदी, शायद वो जाकर किसी और से गेहूं ही खरीदने वाला हो। लेकिन यहाँ पर पैसा क्योंकि इंटरमीडिएट की तरह मदद करता है, तो क्या क्या बेनिफिट मिल जाता है हम लोगों को? यहाँ पर हम लोगों को ये बेनिफिट मिल जाता है कि इस बेचारे इंसान को जिसको पेट में दर्द हो रहा है, उसे इस चीज का नहीं यहाँ पर टेंशन लेना है कि यार मेरे घर में जूते रखे हुए हैं, तो कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कि जूतों के बदले मुझे दवाई दे दे तो ही, और उसको भी जूते ही चाहिए हो इन एक्सचेंज ऑफ दवाई। समझ रहे हैं? तो इस तरीके की डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को अगर ढूंढने निकलेंगे तो इंसान की शायद जिंदगी खत्म हो जाए उस चीज को ढूंढते ढूंढते। तो यहाँ पर मनी आता है और वो एलिमिनेट कर देता है दिस एंटायर प्रॉब्लम। पैसा आ गया, पैसे से जाके कुछ भी खरीद लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इससे पहले सिस्टम हुआ था बार्टर सिस्टम, जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किया करते थे, और वहां पर जो दिक्कत आया करती थी वो थी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि ऐसा इत्तेफाक हो कि दोनों लोगों को सेम ही चीज चाहिए हो सेम ही चीज के बदले। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीजें हम लोग देखने को मिलती हैं। मनी वाज एक्सेप्टेड एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और एक तरीके से हम लोग पैसे को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये आपका जो एग्जाम्पल है ये इस दिक्कत को एक्सप्लेन करता हुआ आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। अगर इस तरीके का आपके पास कोई एग्जाम्पल आ जाता है तो इनके बॉक्सेस को पढ़िए, और हो सकता है वो आपसे पूछे कि यहाँ पर कौन सी दिक्कत के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ से इस तरीके के सवाल को आप आंसर करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो कि बार्टर सिस्टम में आया करती थी, और उसको एलिमिनेट करता है हमारा यूज ऑफ मनी, जो कि यूज किया जाता है एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद हम लोग देखते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी को। अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी को समझने से पहले अगर हम लोग किसी चीज को मॉडर्न कह रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि एक टाइम ऐसा भी होता होगा कि इससे पहले कोई चीज यूज होती होगी। तो जी हाँ, होती थी। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि राजा महाराजा या फिर जो लोग नॉर्मली ट्रेड करते थे वो गोल्ड कॉइन्स को, सिल्वर कॉइन्स को, ब्रॉन्ज और इसके अलावा इंपॉर्टेंट मेटल्स वाले कॉइन्स को इस्तेमाल किया करते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब क्या होता था, इन गोल्ड कॉइन्स की खुद की भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ करती थी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की जब हम लोग बात करते हैं तो वो एक ऐसे पीरियड से इवॉल्व होकर आया है जहां पर गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स और इन सब चीजों, कॉपर कॉइन्स की यूजेज को ऑब्सोलीट बना दिया गया और मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो क्या है ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी? और क्योंकि पहले उनके पास खुद की कोई वैल्यू की चीज होती थी, और क्योंकि अब हमारे पास जो मनी है उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, तो भी हम उसको क्यों यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी? लेट अस ट्राई टू सी दैट। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में दो तरीके की चीजें आती हैं। एक होता है करेंसी और दूसरा होता है डिपॉजिट्स विद बैंक्स। अभी जिस चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो है करेंसी। अब करेंसी में क्या क्या आता है? करेंसी में आता है करेंसी के पेपर नोट्स और उसके साथ साथ कॉइन्स।
अब कुछ लोगों को कॉइन कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अपनी बड़ी बड़ी पिगी बैंक्स लेकर आते हैं, उसको जोर से तोड़ते हैं और उसमें पुराने बहुत सारे छोटे कॉइन्स, नोट सब कुछ मिलते हैं। उन सबको इकट्ठा करते हैं, काउंट करते हैं और अपने मम्मी पापा को जाके बोलते हैं कि इतने पैसे हो गए, प्लीज इसके दे दीजिए, हमारे पास एक 500 रुपीज का 2000 रुपीज का नोट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं पेपर नोट्स और कॉइन्स जो हैं ये हैं एक फॉर्म ऑफ करेंसी इन आवर कंट्री। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये चीज हमसे क्या पूछ रही है? इट इज टेलिंग अस हियर दैट द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। खुद के इस्तेमाल का, उसका कोई भी खुद की कोई वैल्यू का इसका कोई यूजेज नहीं है। किसका? पेपर कॉइन्स का, पेपर नोट्स का और उसके साथ साथ कॉइन्स का। अगर मैं वो कॉइन उसकी स्टील की वैल्यू पे, उसकी मेटल की वैल्यू पे बेचने जाऊं तो मुझे उसके कोई पैसे नहीं मिलेंगे। अगर मैं एक पन्ना लेकर जाऊं नोट का, ये लो 2000 का नोट है लेकिन पूरा वॉश आउट हो चुका है, तो इस पेपर की वैल्यू के हिसाब से मुझे पैसे दे दीजिए, तो कोई मुझे कुछ भी नहीं देगा। लेकिन वो 2000 का नोट कैसे बनता है, उसकी इतनी सारी वैल्यू कैसे आती है? तो वो आती है बिकॉज इट इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो मॉडर्न करेंसी है is without any use of its own except it is used as a medium of exchange। अब भी अगर मैं आपको कहूं कि ये जो 2000 रुपए का नोट है इसकी पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, तो जाकर मुझे पेपर की वैल्यू ढूंढकर बताइए। 2000 रुपए का नोट बेचने निकले, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ तो 500 और 1000 के नोट्स इनवैलिड हो गए थे, तो उस टाइम पर उन नोट्स की कोई वैल्यू नहीं थी खुद की। तो यहाँ पर आपको अगर मैं अभी भी कहूं कि इसको क्यों यूज किया जाता है, why is it accepted as a medium of exchange, तो उसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, हम लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि जब उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है तो क्यों उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है? क्योंकि दीक्षा मैम ने बोल दिया इसीलिए, यहाँ पर कोई दूसरे सोशल स्टडीज पढ़ने वाला बोल रहा है इसीलिए, यहाँ पर क्योंकि आपकी इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है इसीलिए? जी नहीं, फॉर नन ऑफ दीज रीजंस। हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इसीलिए एक्सेप्ट करते हैं इस करेंसी को क्योंकि the currency is authorized by the government of the country and legalized by the law। अब कोई भी चीज, कोई भी रूल अगर मैं जाकर बोल देती हूँ कि आज से सब लोग ई सरल के चैनल पर बैठकर मुझे कॉन्स्टेंटली सोशल स्टडीज पढ़ाते हुए देखते ही रहेंगे, तो क्या मेरे बोलने से ये चीज आप लोग मान जाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन आप लोग इस चीज को कब मान सकते हैं? जब ये एक कंपल्शन बन जाए। अगर आपके पास एक ऐसा ऑर्डर आता है, अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि जाइए जाकर ई सरल के चैनल पर दीक्षा मैम के एसएसटी के लेक्चर्स देखना आपके लिए कंपल्सरी है, आज से एक लॉ है, तो आपको ऑब्वियसली जाकर उस चीज को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो उस सेंस में हम लोग देखते हैं कि हम लोग मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसीलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पर इसे ऑथराइज किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इसे लॉ ने लीगली बाइंडिंग बनाया है कि आप किसी भी इंसान को मना नहीं कर सकते कि भाई साहब मुझे तो ना दवाई देने के बदले जूते ही चाहिए थे, तो पैसे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उस वाली चीज को एलिमिनेट कर दिया गया है। इस चक्कर में मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह करेंसी को, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी को एक्सेप्ट किया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा रीजन है, इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है RBI, जो कि जनरली हमारे घर में जो ब्रेड अर्नर होता है फैमिली का, उसे बोलते हैं कि भाई लोग तो कई बार अपने फोन में नाम ही चेंज कर लेते हैं कि मम्मा की जो सैलरी आने वाली है तो आज से मम्मा का नाम रख देते हैं RBI, और मम्मी जब सैलरी लेके आएंगी तो मम्मा प्लीज मेरी पॉकेट मनी दे दो। वो वाली चीजें जो होती हैं, तो उसमें RBI कौन होता है? सबसे सुप्रीम बैंक ऑफ द कंट्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों है सुप्रीम बैंक ऑफ द कंट्री? क्योंकि ये इशू कर रहा है करेंसी नोट्स को ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर हम लोग देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर में लगी हुई हमारी गवर्नमेंट जो है उसके बिहाफ पर कौन? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है क्या? इशू कर रहा है करेंसी नोट्स को और उसके साथ साथ कॉइन्स को। किस चीज के लिए? फॉर द फ्लो ऑफ मनी, ताकि उसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इस्तेमाल किया जा सके। आई होप आपको ये वाला पूरा पार्ट कि व्हाई इज मनी used and accepted as a medium of exchange समझ में आया होगा। एक बार फिर से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो ये क्वेश्चन, इसके साथ में बार्टर सिस्टम क्या होता है, इसके साथ में व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स,
और उसके साथ साथ में ये दोनों रीजंस जो कि इसे ऑथराइज्ड और लीगल बना देते हैं इन आवर सिस्टम। इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक और लाइन मैंने आपको कही थी इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम लोग बात करते हैं कि हमारा ये जो मनी है इसकी अपने आप की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी खुद की वैल्यू कैसे बनती है, जब हम लोग इसे एक लीगल अथॉरिटी दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को इस चीज का एक्सप्लेनेशन रखते हुए ये वाली जो हमारी लाइन थी जो कि हम लोगों ने पढ़ी थी कि द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी वैल्यू और यूज ऑफ इट्स ओन एक्सेप्ट इट इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्लेन, इस तरीके से भी सवाल बनकर हमारे पास पेपर में आ सकता है। तो फॉर दिस पार्ट हम लोग पूर्ण तरीके से तैयार हैं टू फेस एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। फिर हम लोग देखेंगे मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के बारे में। अब मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में हम लोग देखेंगे द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी दैट इज करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। अब मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के हम लोग देखते हैं मनी जो कि है करेंसी एंड द डिपॉजिट्स विद बैंक्स आर क्लोजली रिलेटेड एंड लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। अभी जिन चीजों के बारे में हमने पढ़ा, द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा तो हमने देखा एक है करेंसी, नोट्स, कॉइन्स, और उसके अलावा जो दूसरी चीज है जो कि है डिपॉजिट्स विद बैंक्स, ये दोनों ही चीजें मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिपॉजिट्स विद बैंक्स क्या होता है, कैसे होता है। तो हम लोग देखें इन द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट्स विद बैंक्स। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि लोगों के पास एक तरीका तो ये है कि जो उन्होंने पैसे कमाए उसे अपने पास रख लें, उससे खर्चे करें, और जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं वो भी अपनी 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 सेव्स में बंद करके रख दें। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए आपके मम्मी पापा या फिर आपके कोई भी गार्जियन जो आपके साथ रहते हैं, जिनकी कोई भी सैलरी आती है, उस सैलरी से आपके टॉयज, आपकी ट्यूशन फीस, आपकी सारी स्कूल की फीस, सारी चीजें पे करने के बाद जो फाइनल अमाउंट बचता है उसका क्या किया जाए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारी एक मम्मा है जिनका नाम है सुषमा जी। सुषमा जी क्या करती हैं कि वो उनके जो पूरे पैसे सारे एक्सपेंडिचर्स करने के बाद जो बच जाते हैं उन्हें वो जाती हैं और डिपॉजिट कर देती हैं इन द बैंक्स आफ्टर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन हर नेम। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सुषमा जी जाकर बैंक को कहेंगी सुषमा के नाम से एक बैंक अकाउंट खोल दीजिए और वहां पर जाकर अपनी एक्स्ट्रा सैलरी को डाल देंगे। बैंक्स क्या करेंगे, बहुत ही लविंगली एक्सेप्ट करेंगे इन डिपॉजिट्स को और उसके साथ साथ इस पर एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करेंगे सुषमा जी को। अब यहाँ पर ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मान लीजिए आपने एक प्रिंसिपल अमाउंट दिया, मान लीजिए अगर आप लोगों ने 100 रुपीज बैंक को दिए तो बैंक आपको जब वो पैसे वापस लौटाएगी या जब तक बैंक के पास वो पैसे पड़े रहेंगे तब तक बैंक्स कुछ कुछ अमाउंट आपके पैसों पर आपको देती रहेगी। तो इट इज नॉट लाइक मनी इन योर हैंड, नॉट लाइक कैश इन योर पॉकेट, इट इज समथिंग दैट इज अर्निंग मनी बाय इटसेल्फ। ये वो पैसा है जो कि बैंक में जाकर खुद के लिए इंटरेस्ट जनरेट करता है। अब सुषमा जी हम लोग देखते हैं इस तरीके से अपने पैसों को सेफली भी रख पाती हैं और उसके साथ साथ बैंक उनको एक प्रॉफिट अर्न करने पे, एक इंटरेस्ट अर्न करने पर हेल्प करता है विद दिस अमाउंट दैट शी हैज। इसके बाद हम लोग देखते हैं लोगों के पास ये भी प्रोविजन होता है कि वो विड्रॉ कर सके मनी एज एंड व्हेन दे नीड। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सुषमा जी को मान लीजिए कोई बड़ा सा खर्चा करना है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी सी टीवी खरीदनी है आप लोगों के लिए, या फिर आपकी कोई ट्यूशन फीस पे करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगी सुषमा जी कि कोई अर्जेंट इमरजेंसी में जाएंगी बैंक के पास और उन्हें कहेंगी मेरी ये डिमांड है और मुझे मेरे इतने पैसे चाहिए, मुझे लौटा दीजिए। और बैंक फिर से बहुत लविंगली, क्योंकि ये डिमांड है उनकी, तो उन्हें ये पैसे वापस भी दे देगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्योंकि उन डिपॉजिट्स को जो बैंक के पास होते हैं उन्हें जब भी हम लोग डिमांड पर चाहें विड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। तो वी सी दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म बिहाइंड द डिपॉजिट्स विद बैंक्स। अब यहाँ पर आप लोगों के पास एक सवाल आ सकता है कि क्या होगा अगर मैं खुद जाकर अपनी बैंक से पैसे नहीं निकलवा पाई। तो मान लीजिए एक तरीका तो ये है कि आप बैंक के पास जाएंगे, उनके सारे फॉर्म्स वगैरह फिल करेंगे और बैंक को कहेंगे कि मुझे इतने इतने पैसे दे दीजिए। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपकी मम्मा के पास, सुषमा जी के पास इतना टाइम नहीं है, तो वो क्या करेंगी, आपको कहेंगी कि बेटा मैं आपको एक चेक साइन करके दे रही हूँ, जाइए और दीक्षा मैम को दे दीजिए। और उस चेक को जब दीक्षा मैम बैंक को दिखाएंगी तो दीक्षा मैम वो पैसे ले पाएंगी बैंक से जो कि एक्चुअली सुषमा जी के अकाउंट में है।
और वो कैसा होगा। अब देखिए आजकल तो ना बहुत सारे मेथड्स आ चुके हैं ई बैंकिंग के, लेकिन एक जमाना हुआ करता था जहां पर चेक को एक वंडरफुल सा डिवाइस माना जाता था। चेक क्या है, इसकी स्पेलिंग चेक क्यों है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेक है। अब एक चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक to pay a specific amount of money from the person's account to the person in whose name the check has been issued. अब यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। सुषमा जी को, दीक्षा मैम को पैसे देने हैं फॉर योर ट्यूशन फीस, तो यहाँ पर वो क्या करेंगी, एक चेक को इशू करेंगी, जो कि क्या है, एक पेपर है इंस्ट्रक्ट करता हुआ, जो कि उनकी बैंक को इंस्ट्रक्शन देगा किस चीज के लिए, ये करने के लिए कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी जो कि वो उस पर लिख कर देंगी वो दे दें उनके खुद के अकाउंट से, फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट जो कि उनका खुद का अकाउंट है, टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड, उस इंसान के अकाउंट में या उस इंसान को जिसके नाम पर ये चेक इशू हुआ है। तो यहाँ पर किसके नाम पर इशू हुआ है ये चेक, मेरे नाम पर, तो दीक्षा मैम जाकर इस चेक को दिखाकर सुषमा जी के अकाउंट से पैसे ले सकती हैं। अब चेक कुछ इस तरीके का दिखता है, देखिए यहाँ पर पे, उसके बाद यहाँ पर नाम लिखना है, तो यहाँ पर जैसे हमारे एग्जाम्पल में दीक्षा मैम था तो उस तरीके से दीक्षा यहाँ पर लिखने में आएगा, यहाँ पर प्रेम कुमार लिखा हुआ है, कितना अमाउंट देना है, उसके अलावा डेट क्या है, कितना अमाउंट यहाँ पर नंबर में भी लिखते हैं हम लोग और उसके साथ साथ वर्ड्स में भी लिखते हैं, उसके बाद कौन सी बैंक है, उस बैंक का क्या ब्रांच कोड है, ये भी आपके चेक पर मेंशन्ड है, चेक का क्या नंबर है, क्या ऐसे वो कोडिंग्स हैं जो कि बैंक आपके स्पेसिफिक अकाउंट के लिए यूज करती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। तो इस तरीके से ये कॉपी जो है ये बहुत ही हेल्पफुल सी चीज होती है इन ट्रांसफरिंग ऑफ मनी। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल और उठ कर आता है और वो ये कि ये बैंक खुद के पैसे कमाती कैसे है, क्योंकि हमने देखा कि बैंक का आपको आपके जमा किए हुए पैसे तो दे ही रही है, उसके साथ में आपको कुछ इंटरेस्ट भी दे रही है, तो ये बैंक के इतने सारे पैसे कमा कैसे रही है, ये तो सिर्फ आपके पैसे सेफली रख रही हैं, इनके ऊपर तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इनको पैसे देने चाहिए अपने पैसे सेफली रखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बैंक हमें अपने पैसे देने के लिए पैसे देती है। तो ये बैंक कमाती कैसे है, आ जाओ देखते हैं। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स में, अब लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स में हम लोग देखेंगे कि ये जो बैंक्स हैं ये इन डिपॉजिट्स के साथ करती क्या है जो ये लोगों से एक्सेप्ट करती हैं। सुषमा जी ने जाकर अपने पैसे रखवा दिए, दीक्षा मैम ने जाकर डिपॉजिट करवा दिए, आपने भी जाकर डिपॉजिट करवा दिए, पूरी दुनिया डिपॉजिट करवा रही है, बैंक कर क्या रही है इन सारे पैसों के साथ। तो बैंक क्या करती है, इस पूरे अमाउंट सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, एक स्मॉल प्रपोर्शन रखती है ऑफ द डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स, अपने पास सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रखती है ऑफ द टोटल अमाउंट जो कि उनके पास आता है। मान लीजिए आप जाकर बैंक को देते हैं 100 रुपए जमा करने के लिए, तो बैंक उसमें से अकॉर्डिंग टू आरबीआई जो हमारे सेट स्टैंडर्ड्स है, हमारा जो रूल है उसके हिसाब से 15% कैश रिजर्व रेशियो रखना होगा, यानी कि यहाँ पर कैश का जो अमाउंट होगा, जितना अमाउंट उन्हें कैश के फॉर्म में रखना होगा वो होगा 15% ऑफ द अमाउंट। इस सिचुएशन में 100 रुपए आपने बैंक को दिए हैं तो 15 रुपए कैश रिजर्व रेशियो की तरह बैंक को अपने पास रखने होंगे, बाकी का जो 85% है वो बैंक एक्सटेंड कर देगी एज द लोन एक्टिविटीज विच इट अंडरटेक्स। तो यहाँ पर 100 रुपए में से बैंक के पास सिर्फ 15 रुपए होंगे आपके, और बाकी के 85 रुपीज वो जो लोग आएंगे उनको कहेगी हाँ ले जाओ खूब पैसे हमारे पास। अब यहाँ पर समझो कि इस तरीके से कैसे बैंक चल पाता है। कल आप जाकर कहो मुझे मेरे 100 रुपए वापस दो, तो बैंक आपको कहाँ से पैसे लाकर देगी, क्योंकि आपके तो सिर्फ 15 रुपए पड़े हैं बैंक के पास। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में समझना ये जरूरी है कि दिस इज केप्ट फॉर दोज डिपॉजिटर्स हु विश टू विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट्स। ये जो 15% है ये भी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रखा जाता है जो आकर डिपॉजिट्स को विड्रॉ करवाएंगे। रेस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स आर गिवन एज लोन्स बाय द बैंक। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ही दिन में बहुत सारे लोग हो सकता है अपने कैश को विड्रॉ कराने आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरे बैंक के सारे डिपॉजिटर्स एक ही दिन में आकर बैंक को कहें कि आप आकर हमें हमारे सारे पैसे वापस लौटा दो। तो इस सिचुएशन में ऑब्वियसली बैंक अटक जाएगा। लेकिन उस ऐसी सिचुएशन में जहां पर बैंक के पास बहुत सारा कैश रिजर्व रेशियो होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, तो कई सारे लोग आकर विड्रॉ करवा सकते हैं। ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली उन बैंक्स में डिपॉजिट भी करवा रहे हैं। तो इस मिनिमम बैलेंस के चलते बैंक के पास एक बैलेंस हमेशा बना रहता है। बैंक्स क्या करती हैं, इन डिपॉजिट्स का यूज करती हैं टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। ये हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर कुछ लोग आएंगे जो आकर अपने पैसों को डिपॉजिट करवा देंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आकर बैंक को कहेंगे हमें थोड़े लोन दे दीजिए।
तो ये जो है ये डिपॉजिटर्स से लेती है और उसके बाद जाकर जिन लोगों को लोन लेना है उनको ये पैसे दे देती है। इस डायग्राम के थ्रू वी विल सी दिस इज आवर बैंक। कुछ लोग आए हैं जो कि पैसों को डिपॉजिट कराएंगे। अब इसका 15% बैंक अपने पास रख लेगी। 85% अकॉर्डिंग टू इंडियन रेशियोज वो यहाँ पर लोगों को, जिन लोगों को आगे काम करना है, बिजनेस करना है, एग्रीकल्चर करना है, लैंड खरीदना है, कुछ भी करना है, उन लोगों को लोन की तरह एक्सटेंड कर देगी। अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो बैंक है जब आप लोगों को पैसे वापस देगी, जब आप विड्रॉ कराने जाएंगे तो ये बैंक उस विड्रॉल्स के साथ साथ आपको कुछ इंटरेस्ट रेट भी देगी। लेकिन इस प्रोसेस में बैंक ने कमाया कहाँ? तो बैंक ने कमाया यहाँ पर। ये लोग जो हैं जो कि लोन लेते हैं बैंक से, वो लोग जब इसे लोन वापस देंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने लिया है वो वापस देंगे, तो उसके साथ साथ ये यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट भी पे करेंगे। लेकिन फिर से आपके पास एक सवाल आ सकता है कि यार यहाँ पर बैंक हम लोगों से पैसे लेती है, कुछ लोगों को वापस दे देती है और उसके बाद उन लोगों से कुछ इंटरेस्ट लेती है, हम लोगों को वो इंटरेस्ट वापस दे देती है, तो ये बैंक कमा कैसे रही है? तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पूरा खेल है वो ये है, जो लोन लेने वाले लोगों ने पैसा लिया था, जब उन लोगों ने वापस पैसे दिए तो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ, जो लोन पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ, वो ज्यादा था इन कंपैरिजन टू द डिपॉजिट का इंटरेस्ट जो बैंक ने दिया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बैंक्स जो हैं चार्ज करती हैं हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को एक बार फिर से समझो कि कुछ लोग हैं जिन्होंने आकर बैंक को कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि बैंक को इन्होंने 1000 रुपए डिपॉजिट करवा दिए। अब बैंक क्या करेगी? 15% अपने पास रख लेगी अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड्स, जो कि होगा 150 रुपीज, और बाकी के जो पैसे बचते हैं जो कि है 850 रुपीज, वो एक्सटेंड कर देंगी इन लोगों को एज लोन्स। तो अब यहाँ पर 1000 रुपए बैंक के पास आते हैं, 150 रुपए बैंक अपने पास रखती है और 850 रुपीज बैंक लोगों को एक्सटेंड कर देती है। अब यहाँ पर समझो कि ये लोग जो हैं ये रीपे करेंगे 850 रुपीज विद सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो यहाँ पर अगर बैंक पहले से डिसाइड कर देती है, मान लो अगर बैंक कहती है कि 40% इंटरेस्ट रेट रहेगा और उतना आपको मुझे रीपे करना होगा तभी मैं आप लोगों को लोन दूंगी, और अगर ये लोग यहाँ पर मान जाते हैं इस चीज के लिए, तो 850 का अगर आप 40% निकालोगे तो होगा 850 का हम लोग यहाँ पर 40% निकाल रहे हैं अपॉन यहाँ पर 100, और इस तरीके से हम लोग देखेंगे इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा 340 रुपीज। तो यहाँ पर जब ये लोग वापस बैंक को पैसे देंगे तो ये लोग कितने पैसे देंगे? 850 प्लस 340 जो कि यहाँ पर हो जाएंगे 1190 रुपीज। तो ये लोग अब बैंक के पास कितने पैसे दे देते हैं? 1190 रुपीज। अब इसमें से आपके कितने पैसे हैं? इन लोगों को कितने पैसे हैं? इन लोगों के हैं 1000 रुपए। तो बैंक के पास कितने रुपए एक्स्ट्रा बच जाते हैं? 190 रुपीज। लेकिन बैंक जो है यहाँ पर इन लोगों को जब पे करेगी तो उसके साथ में भी तो कुछ इंटरेस्ट पे करेगी। तो यहाँ पर बैंक क्या कहेगी कि जो जब लोग उनको पैसे दें तो 40% ब्याज दे, और जब यहाँ पर ये लोगों को ब्याज दे, जब ये यहाँ पर लोगों को इंटरेस्ट दे तो वो हो जाएगा, मान लीजिए एक बार एग्जांपल के लिए 10%। अब इसका 1000 रुपीज का 10% क्या होगा? इसका 10% होगा सीधे सीधे 100 रुपए। तो यहाँ पर बैंक जब पैसे वापस देगी तो वो आपको देगी 1100 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर 10% के हिसाब से आपको 1100 रुपए मिल जाते हैं, आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, आप भी खुश। लेकिन बैंक यहाँ पे इन दिस एंटायर प्रोसेस 90 रुपीज एक्स्ट्रा कमा पा रही है। आज समझ रहे हैं मेरी बात कि किस तरीके से एग्जाम्पल से हम लोगों ने देखा कि बैंक को लोग कुछ पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, वो जो पैसे होते हैं वो बैंक एक्सेप्ट करती है और प्रॉमिस करती है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि उन लोगों को मिलेगा डिपॉजिट्स पर। अब जब भी बैंक आगे लोगों को ये पैसे एक्सटेंड करती है तो यहाँ पर उसके साथ में भी एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कहती है कि आपको हम लोगों को देना पड़ेगा। यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो इस वाले इंटरेस्ट जो कि बैंक दे रही है उससे कहीं ज्यादा होगा। जब उससे ज्यादा होगा तो नेचुरली बैंक एक प्रॉफिट कमा पाएगी, जो कि इस सिचुएशन में निकल कर आता है 90 रुपीज का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बैंक ने हमें 1100 रुपए वापस दिए, खुद वहां से 1190 रुपीज लिए और इस तरीके से 90 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। ऐसे लाखों करोड़ों रुपए बैंक्स के पास होते हैं और उसी हिसाब से बैंक बहुत सारे पैसे कमा पाती है विद दिस एंटायर ट्रांजैक्शन।
अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बैंक्स जो है मीडिएट करती हैं बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, द डिपॉजिटर्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स, उन लोगों को जिन्हें इन कामों के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो कि बन जाते हैं हमारे यहाँ पर बोरोवर्स। अभी जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, ये मैंने ऑब्वियसली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझाया है। आपके एग्जाम में कोई भी आपसे ऐसे नहीं बोलेगा कि 40% कैलकुलेट करो, 10% कैलकुलेट करो। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी सोचने और समझने के हिसाब से समझाया है। नहीं समझ आता है तो बस इतना सा याद रखना है कि बैंक जो हमारे डिपॉजिट्स पर हमको इंटरेस्ट देती है और वो जो बैंक हम लोगों से पैसे लेती है लोन एक्सटेंड करने के बाद, उन दोनों पर डिफरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। लोन्स पर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और जो डिपॉजिट्स होते हैं उन पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक अलग फिनोमिना के बारे में, जो कि मैंने आपको कहा था हीरो की तरह सामने आएगा, और उसका नाम है क्रेडिट यानी कि उधार। अब जनरली अगर हम लोगों से पूछे तो लोग कहेंगे यार क्रेडिट बहुत बेकार चीज होती है, लोन वोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और बिल्कुल मतलब अपने हिसाब से जितनी चादर उतनी पैर फैलाने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हम लोग यहाँ पर जब हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इस क्रेडिट को समझने वाले हैं तो आप लोग देखेंगे कि कैसे इसका एक लीनियर तरीका नहीं है समझने का। इसके अलावा इसके बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। पहले सबसे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, जो कि हमारे एग्जाम में आ सकती है। तो क्रेडिट यानी कि लोन रेफर्स टू एन अग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। यहाँ पर दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। एक ऐसा इंसान है जो कि दूसरे इंसान को कुछ दे रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन दोनों के बीच में ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके साथ में एक अग्रीमेंट भी है, और वो अग्रीमेंट हमारा क्रेडिट है। क्या है यहाँ पर, ये लोग अग्रीमेंट कर रहे हैं, दोनों अग्री कर रहे हैं कुछ टर्म्स के ऊपर कि ये जो लेंडर है, ये जो इंसान है जो कि कुछ सप्लाई कर रहा है, कुछ दे रहा है, वो इनको गुड्स दे सकता है, मनी दे सकता है, या फिर किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। और ये जो इंसान है जो रिसीवर है वो क्या कहेगा कि मैं इन सारी चीजों, गुड्स, सर्विसेज, मनी की जो भी आपको अमाउंट है ये वापस तो रीपे करूंगा, लेकिन आज नहीं, कुछ समय बाद। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये इन्हें एक्सटेंड कर रहे हैं, जो रिसीवर है एक्सटेंड कर रहे हैं एक प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर रीपेमेंट, और जो लेंडर हैं ये गुड्स, सर्विसेज या मनी के फॉर्म में कोई चीज उन्हें सप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट या फिर लोन। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से दो सिचुएशंस के बारे में। एक है ऐसा बॉक्स जिसमें है फेस्टिवल सीजन, और दूसरा है स्वप्ना प्रॉब्लम। अब यहाँ पे नेचुरली स्वप्ना की प्रॉब्लम है, दिक्कत है उन बेचारी स्वप्ना जी की, तो नेचुरली यहाँ पे किसी नेगेटिव चीज के बारे में बात हो रही होगी। और फेस्टिवल सीजन वाली हमारी जो यहाँ पर बॉक्स है इसमें कोई पॉजिटिव बात हो रही है। आज इन दोनों सिचुएशंस को साथ में देखते हैं। दीज आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रेडिट सिचुएशंस। किस तरीके से क्रेडिट एक्सटेंड होता है और उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये दो अलग अलग सिचुएशंस के तौर पर हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं फेस्टिवल सीजन के एग्जाम्पल में एक इंसान के बारे में, सलीम, जो कि एक शू मैन्युफैक्चरर है। अब इनके पास फेस्टिवल सीजन आने वाला है तो 3000 शू के पेयर्स का ऑर्डर इनके पास आया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सलीम जी के पास इतने पैसे नहीं है कि ये 3000 शूज अपने हिसाब से बना पाए, तो ये क्या करते हैं, ये दो तरह से लोन लेते हैं। पहला ये कहते हैं उन लोगों को, उन लेदर वाले इंसान को जो इन्हें लेदर रॉ मटेरियल दे रहा है कि भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, 3000 शूज बनाने के लिए मुझे जितना लेदर चाहिए होगा उसके पैसे मुझे दे दीजिए, मैं आपको बाद में जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, इनका पूरा ऑर्डर वॉर्डर हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को इसके पैसे वापस लौटा दूंगा। एक तो ये लोन हो गया। दूसरा ये कैसे क्रेडिट एक्सटेंड करवाते हैं, वो इंसान जिन्होंने इन्हें ऑर्डर दिया है उनको ये कहते हैं देखिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपके इतने बड़े ऑर्डर को बना पाऊं, तो आप एक काम कीजिए, मुझे कम से कम 1000 जूतों का कुछ एडवांस पेमेंट कर दीजिए। आप 1000 जूतों के हिसाब से एडवांस पेमेंट कर देंगे तो मेरे पास कुछ रिसोर्सेज आ जाएंगे जिससे मैं आगे रॉ मटेरियल वगैरह बनावाऊंगा, और ऑब्वियसली आपके लिए ही काम कर रहा हूं तो आपके लिए पूरा मटेरियल तैयार कर दूंगा और आप उससे मुझे खरीद लीजिएगा, बाद में सिर्फ 2000 जूतों के ही पैसे दे दीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं सलीम जो कि एक मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने दो तरीके से लोन लिया, एक ट्रेडर से, एक रॉ मटेरियल वाले से, और उसके बाद उन्होंने अपने प्रोडक्शन को टाइम पर कंप्लीट किया,
इन्होंने यहाँ पर अपने इस पूरे सिचुएशन लोन लेने के बाद बहुत आराम से तमीज से अपना काम किया। अपनी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल के एंड में सलीम ने अपना ऑर्डर डिलीवर किया और उसके साथ साथ एक अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। इसके साथ इन्होंने रीपे कर दिया रॉ मटेरियल वाले इंसान को और उसके साथ साथ उनका पूरा डेट भी क्लियर हो गया, उनके साथ उनके पास एक प्रॉफिट भी आ गया। अब इस सिचुएशन में अगर वो क्रेडिट नहीं लेते, अगर वो ये सोचते कि मेरे पास तो 3000 जूते बनाने का कोई भी रिसोर्स नहीं है तो रहने देता हूँ, ऑर्डर लेता ही नहीं हूँ, तो वो अर्निंग्स ही नहीं कर पाते। इस सिचुएशन में क्रेडिट की मदद से he has been able to increase his earnings and therefore the person is better off than before। तो यहाँ पर क्रेडिट इज यूज्ड टू मीट द प्रोडक्शन एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिट लिया और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उस पैसे जिससे क्रेडिट लिया था उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर अर्निंग्स होती हैं और यहाँ पर क्रेडिट एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। फिर से समझिए, अगर वो लोन नहीं लेते तो वो किसी भी तरीके की अर्निंग्स नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने लोन लिया, क्योंकि उन्होंने चांस लिया तो एक पॉजिटिव तरीके से अर्निंग्स भी कर पाए। दूसरी जो है स्वप्ना's प्रॉब्लम, यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्वप्ना एक ऐसी इंसान है जो कि लोन लेती है एक मनी लेंडर से टू ग्रो ग्राउंडनट होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड रीपे द लोन। यहाँ पर ये ग्राउंडनट उगाने के लिए कुछ लोन लेती है एक मनी लेंडर से, लेकिन हम लोग देखते हैं मिडवे थ्रू द सीजन क्या होता है, जो क्रॉप है उस पर पेस्ट लग जाते हैं और उसकी वजह से क्रॉप जो है फेल हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो अपने मनी लेंडर है जिन्होंने इन्होंने पैसे लिए थे उन्हें रीपे नहीं कर पाती हैं और उसके साथ साथ इनका जो डेट है वो ग्रो होने लग जाता है ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। इन्हें नेचुरली अगर मनी लेंडर से पैसे लिए हैं, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगी, तो बहुत सारा सम वापस इंटरेस्ट की तरह भी देना होगा। उसके अलावा ऑब्वियसली ये उपज इसी से ही होने वाली थी, इसी से ही पैसे आने वाले थे। जब वो पूरी क्रॉप ही खराब हो गई तो उनके पास कहाँ से पैसे आएंगे, तो वो धीरे धीरे डेट जो है वो उनके डेली एक्सपेंसेस के लिए भी मान लो लेती गई हो। इस तरीके से वो पूरा बढ़ता ही चला गया। अगले साल क्या होता है, स्वप्ना जी जो है एक फ्रेश लोन लेती है कि चलो यार एक बार फिर से कोशिश करती हूँ, एक बार फिर से लोन लेती हूँ और इसके बाद कल्टीवेशन करूंगी। तो इस बार क्या है, नॉर्मल सी क्रॉप होती है, ये अपनी अर्निंग्स से कुछ कुछ कर पाती हैं, लेकिन अर्निंग्स इनफ नहीं होती सारा डेट वापस लौटाने के लिए। पिछले साल का, इस साल का सारा जो डेट इनके पास इकट्ठा डेट, यानी कि जो इनके पास उधार, जो इनके पास पूरा लोन भर चुका है, अब वो उसे चुकाने जितनी अर्निंग्स उनकी नॉर्मल क्रॉप से नहीं हो पाती हैं। इस सिचुएशन में हम लोग देखते हैं लोन लेने के बाद शी इज कॉट इन अ डेट ट्रैप। शी हैज टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड एंड पे ऑफ द एंटायर डेट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये फंस चुकी हैं डेट में और इसके साथ साथ इन्हें अपने लैंड का हिस्सा बेचकर इस डेट को पूरा वापस करना होगा। इस सिचुएशन में हम लोग देखते हैं क्रेडिट जो है पुश करता है बोरो को एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर रिकवरी एक बहुत ही डिफिकल्ट और पेनफुल प्रोसेस बन जाता है। तो स्वप्ना जी के एग्जाम्पल, स्वप्ना जी की प्रॉब्लम के एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि डेट कैसे एक नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकता है। इन दोनों सिचुएशंस में हम लोगों ने देखा कि एक जगह डेट ने, क्रेडिट ने लिया एक पॉजिटिव रोल और दूसरी तरफ लिया एक नेगेटिव रोल। ये दोनों हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल जरूर हैं, लेकिन ये एक अनबिलीवेबल सिचुएशंस नहीं है। ऐसा जनरली देखने को मिलता है, कई बार लोग अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करने के लिए कुछ क्रेडिट ले लेते हैं, या फिर कई बार फार्मर्स बार बार अपनी उपज उगाने के लिए, अपने सारे रॉ मटेरियल्स की नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ पैसे ले लेते हैं। इन दोनों ही सिचुएशंस में हम लोग देखते हैं कि नेचुरली लोगों को क्रेडिट तो चाहिए ही होता है, लेकिन किस तरीके से, कितने बड़े स्केल पर आप क्रेडिट ले सकते हैं, इसमें हमेशा सोच समझ और समझदारी चाहिए होती है। कि हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव रोल भी क्रेडिट प्ले करता है, नेगेटिव रोल भी क्रेडिट प्ले करता है। आपका रिस्क फैक्टर कितना है, आपका कितना पार्ट स्टेक पर लगा हुआ है, ये सारी चीजें सोचकर उसी के प्रपोर्शन में आप लोन ले सकते हैं। क्रेडिट तभी एक पॉजिटिव रोल की तरह आपके पास सामने आएगा। अब हम लोग देखते हैं जब भी हम लोग लोन लेने जाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें होती हैं जिनका हम लोगों को ध्यान रखना होता है। फिर से एक बॉक्स है हाउस लोन करके हमारी एनसीईआरटी में, अगर आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं जब हम लोग क्रेडिट लेने जाते हैं तो कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं जो कि हम लोगों को फुलफिल करने होंगे। अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो चीजें पढ़ाई हैं उसमें आ सकता है कि व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ दैट बैंक्स यूज, और बैंक के पास पैसे कैसे आते हैं, तो आप बताओगे कि बैंक एक्सेप्ट करेगी डिपॉजिट,
कुछ अमाउंट अपने पास रखेगी, बाकी का लोन की तरह एक्सटेंड कर देगी। और उसके साथ साथ बैंक जो लोगों से लोन पर पैसे चार्ज करेगी वो ज्यादा होंगे, वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द इंटरेस्ट दैट इट विल पे टू द डिपॉजिटर्स। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने लोन साइकिल के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने पूरी 2 सिचुएशंस के बारे में पढ़ा और यहाँ पर हम लोगों ने उससे क्या सीखा कि क्रेडिट खराब नहीं है, उसका रिस्क फैक्टर समझकर फिर ही डिसीजन लेना समझदारी है और वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रेडिट का। इस बार हम लोग देखेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जो कि अपने आप में मैंने कहा एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं, जब हम लोग लोन लेने जाएंगे बैंक के पास तो कुछ चीजें वो हमसे मांगेंगी, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को टर्म्स की तरह, कुछ ऐसे रूल्स की तरह देखनी होंगी, समझनी होंगी, और वो डिसाइड करने के बाद ही हम लोग लोन ले पाएंगे। तो सबसे पहली चीज होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे 40% था, देने वाला 10% था। तो ये वो चीजें हैं जो कि पहले से ही हो जाती हैं डिस्कस कि देखिए हम इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे, और अगर आप हम लोगों के पास अपने पैसे छोड़कर जा रहे हैं तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग आपको वापस देंगे। फिर हम लोग देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट क्या है, कितने लंबे समय के लिए लिया है आपने, 15 दिन के लिए लिया है, 1 महीने के लिए लिया है, 6 मंथ्स, क्वार्टरली ले रहे हो, या फिर पूरे साल के लिए लिया है, 10 सालों तक आप किस्तें पे करोगे, किसी भी तरीके से आप लोन ले सकते हो। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट जो है ये पहले ही डिसाइड हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि बैंक से अगर आपने जाके लोन ले लिया कि यार मुझे लोन दे दो, मुझे नया घर खरीदना है, तो बैंक ने आपको लोन दे दिया 10 सालों के लिए, और उसके बाद आप एक दिन देखते हो सुबह सुबह नींद में से उठ रहे हो और बैंक आपके सामने आकर खड़ी हो गई है दरवाजे पर कि यार हमारे पास ना एक्चुअली पैसे कम पड़ गए, प्लीज वापस लौटा दो। तो आप उस टाइम पर एकदम से कैसे वो पैसे लेकर आ पाओगे? तो यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट को पहले ही डिस्कस कर लेना एक इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है। देन वी सी कोलैटरल। अब मैंने आपको क्रेडिट के टाइम पर एक रिस्क फैक्टर वाली बात कही कि हमारे पास हमेशा एक रिस्क फैक्टर होता है जब भी हम लोग लोन एक्सटेंड कर रहे होते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग लोन ले रहे होते हैं। तो कोलैटरल एक ऐसी चीज होती है जिसकी एक डेफिनेशन है जो कि बैंक अपने पास या कोई भी इंसान जिससे आप अगर लोन लेने जाते हैं अपने पास रख लेते हैं कि यार ये ऐसा अमाउंट है जो हमेशा हमारे पास रहेगा, और अगर बाय चांस आप पैसे हमें नहीं लौटा पाए तो हम इस चीज को बेचकर आपके पैसे वापस से ले पाएंगे। अब यहाँ पर देखो कोलैटरल जो है इज एन असेट, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। कोलैटरल इज एन असेट दैट द बोरोवर ओन्स। जो इंसान पैसे ले रहा है, जो बोरोवर है, वो उसे ओन करता है कैसे, असेट को। इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, द लेंडर, जिस इंसान ने पैसे दिए हैं, हैज द राइट टू सेल द एसेट और द कोलैटरल टू ऑब्टेन द पेमेंट। अब यहाँ पर मैंने आपको जो चीज कही, अगर कोलैटरल नहीं होगा तो फिर किस बेसिस पर इंसान आपको पैसे एक्सटेंड करता ही जाएगा। आज आप अगर मुझे कहते हैं मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए मैम, मुझे पानी पताशे खाने हैं, तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए किस बेसिस पर दे दूं? मान लीजिए अगर मैं आपको कहूं कि बेटा मैं आपको 1 करोड़ रुपए तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं आप लोगों को 1 लाख रुपए दे सकती हूँ पानी पूरी खाने के लिए, उसके अगेंस्ट एक काम करो, ये जो आपकी गाड़ी जिस पर आप ट्यूशन आते हो ना, उसकी चाबी मुझे देकर चले जाओ, और उसके बाद जब आप पूरे पैसे अपने खर्च वर्च कर लो, उसमें से जो बचे वापस मुझे 1 महीने के टाइम में लौटा दोगे, तो मैं आपको आपकी गाड़ी की चाबी वापस दे दूंगी। अगर आपने मुझे वो 1 लाख रुपए वापस नहीं दिए पानी पूरी खाकर, तो फिर मैं आपकी गाड़ी बेच दूंगी और उससे जो पैसे आएंगे वो मैं अपने पास रख लूंगी। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कैसे कोलैटरल जो है, वो जो गाड़ी की चाबी है, उसने एक्ट किया है कैसे असेट की तरह, जिसे मैं अगर आप मुझे पैसे वापस नहीं लौटाओगे तो बेचकर अपना मुनाफा पा सकती हूँ। तो यहाँ पर कोलैटरल एक इंपॉर्टेंट अमाउंट बन जाता है अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट या फिर लोन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके अलावा होगा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। अब कोई भी इंसान जो होगा जो कि आपको लोन एक्सटेंड करेगा, तो आप एक लेजिड इंसान है, आप सिटीजन है कंट्री के, या आप कौन है, उन सारी तरीके की चीजों के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा। उसके अलावा लोन के एग्रीमेंट्स होंगे, ये सारी चीजें, लोन एग्रीमेंट, ऑल द नेसेसरी एविडेंस रिगार्डिंग द कोलैटरल कि भाई ये एक लेजिड चाबी है, आप मुझे गलत चाबी पकड़ा कर चले जाओ, ये सारी चीजें जो हैं ये यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आ जाती हैं। इसके बाद होगा द मोड ऑफ रीपेमेंट, किस तरीके से आप मुझे पैसे रीपे करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कोलैटरल की अगर हम लोग बात करें तो ये हो सकता है लैंड, एक बिल्डिंग, एक व्हीकल, लाइफ स्टॉक, अपने गाय भैंस भी लोग कोलैटरल की तरह रखते हैं। फार्मर्स जिनके पास नहीं होता कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी, उनके लिए लाइफ स्टॉक ही उनका एक असेट होता है, उसे रखा जाता है। इसके अलावा डिपॉजिट्स विद बैंक्स जो हैं, जो कि आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, उसके बिहाफ पर भी आप लोन ले सकते हैं।
तो उसी तरीके से हम लोग देखते हैं जो मोड ऑफ रीपेमेंट होगा वो भी वेरी कर सकता है, और उसके बाद किस तरीके से कैश में पे करेंगे, किश्तों में पे करेंगे, एक साथ लमसम अमाउंट पे करेंगे, ये सारी चीजें हम लोगों के टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आती हैं, जो कि आप लोग फॉर्मल सोर्सेज से लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइंड होंगी, और अगर आप इनफॉर्मल सोर्सेज से भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। शायद सारी नहीं, पर मोस्ट ऑफ देम विल बी टॉक्ड अबाउट बिफोर यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ लोन फ्रॉम एनीवेयर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट का रिविजन। सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने पढ़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पहले से ही डिसाइड हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट, कितने समय के लिए लिया गया है लोन, वो पहले ही डिसाइड हो जाएगा। कोलैटरल जो है, जो कि एक असेट होगा जिसे बेचकर बाद में कुछ ना कुछ पैसे रिट्रीव किए जा सकते हैं, वो यहाँ पर टर्म्स ऑफ क्रेडिट में होगा। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्रेडिट में होगा, और उसके साथ साथ मोड ऑफ रीपेमेंट, किस तरीके से पैसे आप वापस देंगे, ये सारी चीजें टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आ जाती हैं। फिर हम लोग देखते हैं वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। फिर से हमारी एनसीईआरटी हम लोगों को बताती है कि पैसे पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो ही सकते हैं, क्रेडिट पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो ही सकता है। उसके साथ साथ क्रेडिट के जो अरेंजमेंट्स हैं उसकी बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, मतलब हमारे जो सोर्सेज हैं उसमें वैरायटी देखने को मिल सकती है। देयर मे बी डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बोरोवर्स। अलग अलग तरीके के लोग बोरो करते हैं, कुछ बहुत ही एजुकेटेड होंगे, कुछ अनएजुकेटेड होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत सारे पैसे ऑलरेडी होंगे पर उनको और भी ज्यादा पैसे चाहिए होंगे कोई बहुत बड़ा बिजनेस लेने के लिए, इसीलिए वो लोग लोन ले रहे होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपने बेसिक नीड्स के लिए लोन चाहिए होगा, किसी को घर के लिए लोन चाहिए होगा। तो अलग अलग तरीके के बोरोवर्स के पास अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, और हमारे 2 पन्ने हैं जो कि इस पूरे पार्ट को अलग अलग एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, और हमने इसे लार्ज हेडिंग्स के अंदर डालकर आपके लिए आसान कर दिया है। तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस वैरायटी ऑफ डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लोन ले सकते हैं फ्रॉम मनी लेंडर्स, लोन ले सकते हैं फ्रॉम ट्रेडर्स, इसके अलावा लोन ले सकते हैं फ्रॉम बैंक्स, एम्प्लॉयर्स और कॉपरेटिव्स। ये 5 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए थे, जहां से हम लोग देखते हैं अलग अलग तरीके से लोग लोन्स लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहला देखें लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, तो वो लोग होंगे जो कि एक्चुअली पैसे ही लेंड करते हैं। छोटे फार्मर्स जो होते हैं वो कई बार बोरो करते हैं पैसों को फ्रॉम द विलेज के मनी लेंडर्स। ये लोग जो होते हैं ये बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और इस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ कई बार हम लोग देखते हैं जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, उस पर ऐसी कोई टर्म्स ऑफ क्रेडिट लगा देंगे जहां पर उनको उनके यहाँ पर काम करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डेट ट्रैप में फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं मनी लेंडर्स के पास, क्योंकि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, उसके साथ साथ इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है। फिर हम लोग देखेंगे लोन फ्रॉम ट्रेडर्स। अब ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो कि एक बार आपका प्रोड्यूस को खरीदेंगे और वो बाहर जाकर किसी टाउन या सिटी में उसको बेच देंगे। तो यहाँ पर ट्रेडर्स वो लोग हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह सामान को बेचते हैं और खरीदते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं फार्मर्स कई बार लोन्स ले लेते हैं इन एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स से भी। ये ऑल्दो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन लोगों को ले देते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं ट्रेडर्स जो है ये भी कई बार ऐसी चीजें इनसे प्रॉमिस करवा लेते हैं, ऐसे टर्म्स ऑफ क्रेडिट दे देते हैं कि अब आपका जो प्रोड्यूस होगा वो आप और किसी को नहीं बेच सकते, आपको वो हमें ही बेचना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, लो प्राइस में इनसे ये पूरा प्रोड्यूस खरीद लेते हैं, और बाद में जब रेट हाई हो जाता है, जो वो प्राइस जिस पर ये चीजें बेच कर आते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ट्रेडर्स जो होते हैं ऑल्दो लो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं कंपैरेटिवली, लेकिन ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा मुनाफा कमाते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें कम प्राइसेस पर इनसे प्रोड्यूस खरीद कर हाई रेट पर अपने आप से बेच आते हैं। फिर हम लोग देखते हैं बैंक जो है सबसे सेफेस्ट होता है, क्योंकि बैंक एक फॉर्मल सोर्स है, ये मतलब एक गवर्नमेंट की रेगुलेटेड बॉडी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लेकिन कुछ ही फार्मर्स ऐसे होते हैं जो बैंक्स के पास जाते हैं और वहां से जाकर लोन ले लेते हैं। उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है, और उसके साथ साथ जो रीपेमेंट के टर्म्स होते हैं वो भी काफी इजी और एक्सेसिबल होते हैं। हम लोग देखते हैं बैंक्स कई बार ऐसी अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं बोरोवर्स को, स्पेसिफिकली फार्मर्स को, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं जो कि एनकरेज करती हैं बैंक्स को पैसे देने के लिए। इसके अलावा हम लोग देखते हैं लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। अब कई सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे फार्मर्स होते हैं जिन लोगों के पास खुद का लैंड नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग काम करते हैं इन अंडर अलग अलग बड़े बड़े फार्मर्स। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं और जो उसके साथ साथ वर्कर्स हैं,
वो अपने एम्प्लॉयर्स पर डिपेंडेंट होते हैं कि वो लोग उनको लोन प्रोवाइड कर देंगे। अब ये जो एम्प्लॉयर्स, ये जो लैंड ओनर्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा चार्ज कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट। उसके अलावा इस तरीके के टर्म्स ऑफ क्रेडिट मैंने फिर से कहा कि ऐसे रख सकते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ पर ही काम करोगे जब तक आपका पूरा नहीं आप प्रीपे कर देते। तो जनरेशंस की जनरेशंस हो सकता है इस तरीके से एम्प्लॉयर्स के अंडर काम करती रहे। हमारी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे 5% पर मंथ का इन्होंने इंटरेस्ट रेट चार्ज किया था, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। फिर हम लोग देखते हैं लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स की अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक तरीका है। अब कोऑपरेटिव्स क्या होता है इसको हम बहुत एक्सटेंसिवली समझने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं दिस इज अ मेजर सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर अ लॉट ऑफ रूरल चीप क्रेडिट अवेलेबिलिटी। हम लोग देखते हैं लोन्स क्या एक्सटेंड किए जाते हैं। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, सोसाइटीज होती हैं, लोग हैं जो कि साथ में मिलकर पूलिंग कर रहे हैं रिसोर्सेस, उनके पास कुछ अपना अमाउंट इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद वो लोन्स उससे एक्सटेंड कर देते हैं। कई बार ये लोग हो सकता है कि अपने ही लोग साथ में आकर पैसे नहीं ले रहे हैं, हो सकता है एक अलग से सोसाइटी बनी हुई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड है, और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये कम टर्म्स ऑफ क्रेडिट पर आराम से लोगों को लोन एक्सटेंड कर रही है। यहाँ स्पेसिफिकली हम लोग बात कर रहे हैं फार्मर्स की। हम लोग देखते हैं लोन्स टू मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर आप उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं तो आपको लोन्स मिल जाएंगे। कैन बी प्रोवाइडेड फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, कल्टिवेशन एंड एग्रीकल्चरल ट्रेड, फिशरीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड अदर एक्सपेंसेस। यानी कि अगर आप उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं तो आपको अलग अलग तरीके की चीजें करने के लिए लोन प्रोवाइड हो जाएगा फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अभी तक हम लोगों ने देखा मनी लेंडर्स से आप लोन लेते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे लोग यहाँ पर ट्रेडर्स से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स, अगर आप एक लैंडलेस फार्मर हैं तो आप एम्प्लॉयर से भी लोन लेते हैं, और उसके साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी आप लोग लोन यहाँ पर लेते हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये आती हैं एज वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। मैं बार बार कह रही हूँ ये एक इनफॉर्मल सोर्स है, ये एक फॉर्मल सोर्स है। अब यहाँ पर समझो सोर्स का क्या मतलब होता है। सोर्स का मतलब होता है वो थ्रू, एक वो ओरिजिन जिसके थ्रू कोई चीज आ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं कह रही हूँ इनफॉर्मल सोर्स है और अगर मैं कह रही हूँ फॉर्मल सोर्स है, तो फॉर्मल सोर्स में नेचुरली किसी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन होगा, कोई प्रोसीजर होगा, एक प्रोटोकॉल होगा। और इनफॉर्मल सोर्स एक ऐसा सोर्स होगा जहां पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, अपने हिसाब से जो इंसान पैसे दे रहा है उसका अपना टर्म्स होंगे, जो ले रहा है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फॉर्मल सोर्सेज वो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होते हैं जहां पर जब हम लोग लोन को लेंगे या देंगे तो कुछ एक फॉर्मल प्रोसीजर होगा, और उसके विपरीत इनफॉर्मल सोर्सेज ऐसे होंगे जहां पर कोई रूल्स और रेगुलेशंस देखने को नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मल सोर्सेज में क्या क्या हो सकता है। फॉर्मल सोर्सेज में हो सकते हैं बैंक्स, या फिर मैंने आपको कहा कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है ये भी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट का पार्ट बन जाती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इनफॉर्मल सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर मनी लेंडर्स, ये ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज, उसके अलावा लैंड ओनर्स और ये लार्ज फार्मर्स, ये सारे वो लोग हैं जो कि शायद आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है तो अपनी मनपसंद के कुछ टर्म्स भी आपके ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रूल और रेगुलेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल इनके एग्जाम्पल्स आपने देख लिए और इस तरीके से आप इससे समझ पाएंगे। अब ये ग्राफ आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ पर 2 ग्राफ्स दिए हुए हैं जो मैंने बहुत डिटेल में हमारी ऐप के लेक्चर्स में एक्सप्लेन किए हैं। इफ यू आर एन ई-सेटेलाइट यू ऑलरेडी हैव एन एक्सेस टू ऑल ऑफ दिस। इफ यू आर नॉट तो आपके पास ऐप में लेक्चर्स कुछ एक ड्यूरेशन ऑफ अमाउंट के लिए फ्री में अवेलेबल होंगे। तो आप जाइए, 1 महीने के लिए आपके पास फ्री सब्सक्रिप्शन हो सकता है उस ऐप का। तो जाकर इस पार्ट को या फिर उसके अलावा भी किसी पार्ट को आप एक्सटेंसिवली पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही सॉर्टेड फॉर्मेट में आपके पास आपको ऐप में सारी चीजें मिल जाएंगी। इस पार्ट को आई वुड प्रेफर कि यू ऑल गो, आई एनकरेज आप ऐप डाउनलोड करो और देखो, वहां से पढ़ो, क्योंकि इट हैज अ वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। रिगार्डलेस मैं अभी आप लोगों को एक बार सिर्फ बता देती हूँ कि यहाँ पर बात हो रही है सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर ₹100 ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया इन 2012। 2012 में जो गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के घर बार के लोग थे वो किस तरीके के सोर्स ऑफ क्रेडिट पर डिपेंडेंट थे। अगर हम 1000 रुपए के हिसाब से बात करें तो उसमें से 2% लोग कैसे यहाँ से ले रहे हैं, 8% लोग रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से ले रहे हैं, मनी लेंडर से ले रहे हैं, लैंडलॉर्ड से ले रहे हैं, कमर्शियल बैंक से ले रहे हैं, कुछ कोऑपरेटिव से ले रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट से ले रहे हैं। जब हम इस ग्राफ को स्टडी करेंगे, इस पाई चार्ट को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं
आज भी अगर हम उनके सोर्स ऑफ क्रेडिट की बात करें 2012 के डेटा के हिसाब से, तो बहुत मेजर डिपेंडेंसी है ऑन इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। ऐसा क्यों होता है वो चीज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेस के बीच के डिवीजन को भी हम लोग देखेंगे। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, नॉन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, वैसे आई नो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पर एक बार फिर भी इसको टैबुलर फॉर्म में देख लो। अगर आपके पास एक बार कोई क्वेश्चन आता है डिफाइन, डिफरेंशिएट, तो आपको आसानी से इसके आंसर्स पता हो। इट इंक्लूड्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, दिस इंक्लूड्स मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। यहाँ पर हम लोग फॉर्मल सोर्सेज की अगर बात करें, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की बात करें, तो बैंक्स रिक्वायर करती हैं कोलैटरल और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर गेटिंग अ लोन। हम लोगों ने टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कुछ चीजें पढ़ी थी, उसमें से एक चीज थी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट और उसके साथ साथ कोलैटरल। तो जब भी आप किसी फॉर्मल सेक्टर से लोन लोगे तो इन दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में कोई कोलैटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर्मल सोर्स में एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। इनफॉर्मल में रिपीटेड बोरोइंग कैन लीड टू अ डेट ट्रैप, क्योंकि यहाँ पर अपने टर्म्स, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, तो वो ज्यादा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, और वो रेगुलेटेड नहीं होगा। और अगर बहुत रिपीटेड तरीके से बोरोइंग होगी तो डेट ट्रैप भी हो सकता है। फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मेकिंग, दे ऑल्सो हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। जब हम लोगों ने बात की थी पॉजिटिव साइड ऑफ क्रेडिट की, तो कौन से ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम लोग एक पॉजिटिव साइड देख सकते हैं। ये यहाँ पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आपका सोशल वेलफेयर हो, क्योंकि आप लोग भी ग्रो कर पाए। हर इंसान जिसके पास कैपेबिलिटी है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से रुका हुआ है तो वो भी ग्रो कर पाए। ये फॉर्मल सेक्टर सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में हम लोग देखते हैं। इनफॉर्मल सोर्सेज में इनका जो ओनली मोटिव हम लोग देखते हैं जनरली होता है, इट इज टू एक्सट्रैक्ट प्रॉफिट एज मच एज पॉसिबल। वो कोई आपके वेलफेयर में, आज एक मनी लेंडर को क्यों चाहिए होगा कि एक छोटा फार्मर बहुत बड़ा आदमी बन जाए? वो नहीं चाहेंगे ऐसा हो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में प्रॉफिट मेकिंग मेन मोटिव होता है। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर फेयर एंड रीजनेबल, मोड ऑफ रीपेमेंट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कोलैटरल कितना रखा जाएगा, ये सारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो हम लोगों ने पढ़े वो रीजनेबल होंगे। इनफॉर्मल सोर्स में कई बार बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, अनरीजनेबल टर्म्स कि अब आप जिंदगी भर बॉन्डेड लेबर की तरह फ्री में हमारे यहाँ पे काम करोगे, ये सारी चीजें क्रेडिटर्स या फिर बोरोअर्स के ऊपर इम्पोज की जा सकती हैं। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका क्या रोल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन भी आता है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर हम लोग फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है इसकी सारी फंक्शनिंग को। तो यहाँ पर एक रेगुलेटिंग बॉडी भी सामने है जो कि पूरा सुपरविजन कर रही है। इन कंपैरिजन टू दिस, अगर हम लोग इनफॉर्मल सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जो कि इस पूरे प्रोसेस को सुपरवाइज कर रही है। अब मैंने आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज के बारे में पढ़ाया। हमने कहा आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ये एक अपने आप में क्वेश्चन है, रोल ऑफ आरबीआई इन फॉर्मल सेक्टर। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, पॉइंटर्स में दिया हुआ है, वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, प्लीज पे अटेंशन। RBI has major role in the provision of formal sector credit। इसका रोल क्या क्या है? RBI जो है इंश्योर करता है जो बैंक्स हैं वो दे लोन्स to not just profit making businesses and traders but also to small cultivators, small scale industries and small borrowers। तो यहाँ पर देखिए कि आरबीआई जो है, मैंने आपको क्या कहा था अभी कि इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग का हिसाब नहीं है, इनका एक सोशल वेलफेयर का भी पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आरबीआई ये ध्यान रखता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, अगर वो लोग आकर ले रहे हैं बिजनेसेस के लिए अपने बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमाने के लिए लोन, तो ना ही सिर्फ लोन का जो मनी है वो सिर्फ उनके पास चला जाए, वो ऐसे लोगों के पास भी जाए जिनसे शायद बहुत ज्यादा रेवेन्यू ना आ पाए, जिनसे शायद बहुत ज्यादा आपके पास इंटरेस्ट ना आ पाए, लेकिन फिर भी उनको ग्रो करने का मौका मिले। स्मॉल कल्टिवेटर, स्मॉल फार्मर्स, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो हैं, उन लोगों के जो ओनर्स हैं, स्मॉल बोरोअर्स जो कि शायद अपने हाउस के लिए या फिर बाइक खरीदने के लिए या फिर अपना हल खरीदने के लिए इस तरीके की बोरोइंग्स कर रहे हैं। आरबीआई मेक श्योर करती है कि सबके पास ऐसे लोन जाए। पीरियोडिकली एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम पे, डिसाइडेड टाइम के बाद बैंक्स को क्या है, सबमिट करनी होती है इंफॉर्मेशन आरबीआई को। क्या इंफॉर्मेशन? कि वो कितनी लेंडिंग कर रहे हैं, उसके अलावा कितने लोगों को दिया, कितने टाइम के लिए दिया, कितना इंटरेस्ट रेट उन्होंने वहां पे चार्ज किया है,
और उसके साथ साथ कौन है वो बोरोअर्स जिन्हें वो पैसे दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें आरबीआई ना ही सिर्फ ऊपर से चेक कर रहा है, बल्कि आरबीआई को इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी देने होते हैं सारे बैंक्स को, ताकि आरबीआई सच में चेक कर पाए कि ये सारी चीजें ये लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव। कैश रिजर्व रेशियो, अगेन मैंने जो अभी आपको बात कही, आरबीआई मॉनिटर करता है कि बैंक एक्चुअली में इस कैश बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अगर ये चीज के पीछे कॉन्स्पिरेसी होने लग जाए, मान लो कोई भी 15 रुपए भी नहीं रख रही है बैंक अपने पास में, सबका वो लोग लोन एक्सटेंड करते जा रहे हैं कि भाई बहुत सारा इंटरेस्ट आएगा, तो फिर कैसे, अगर बहुत बड़े लेवल पर लोग अगर अपने पैसे लेने आ जाते हैं तो बैंक्स कैसे लौटा पाएंगे, और इस तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। तो हम लोग समझते हैं कि आरबीआई ये भी चीज मॉनिटर करता है कि लोग बैंक्स एक्चुअली अपना कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। फिर से एक और ग्राफ मैंने आपको कहा था, अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू, आई विल एनकरेज यू कि जाकर ऐप पर इस चीज को पढ़िए, इट इज वेरी गुड। तो ग्राफ 2 में हम लोग देखते हैं ऑफ ऑल द लोन्स टेकन बाय अर्बन हाउसहोल्ड्स। पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? रूरल हाउसहोल्ड्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट परसेंटेज वाज फॉर्मल एंड व्हाट परसेंटेज वाज इनफॉर्मल। उस पाई चार्ट के थ्रू हम लोगों ने देखा था कि एक रूरल हाउसहोल्ड में कौन से सोर्सेस से कहां से पैसे आते हैं इन फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक बहुत ही अच्छा सा डिस्टिंक्शन, और वो क्या है कि एक अर्बन सेटिंग में, एक अर्बन हाउसहोल्ड्स की भी अगर हम लोग बात करें तो वहां पर कुछ पुअर हाउसहोल्ड्स होंगे, कुछ गरीब लोग होंगे, गरीब हाउसहोल्ड्स होंगे, फिर कुछ ऐसे हाउसहोल्ड्स होंगे जिनके पास शायद बहुत ज्यादा असेट्स, बहुत सारी चीजें ना हो, फिर कुछ होंगे वेल ऑफ हाउसहोल्ड्स, और उसके साथ साथ कुछ होंगे रिच हाउसहोल्ड्स, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे हाउसहोल्ड्स नहीं, उसके बाद हाउसहोल्ड्स विद फ्यू असेट्स, फिर उसके बाद कुछ बहुत वेल ऑफ, और उसके बाद बहुत सुप्रीमली रिच। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं अलग अलग तरीके के जो स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी हैं उनको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अर्बन सेटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं ब्लू में जो है परसेंटेज ऑफ लोन्स हैं जो कि इनफॉर्मल सोर्सेज से आए हैं, पर्पल में फॉर्मल सोर्सेज वाले हैं। तो अगर आप इस ग्राफ को ढंग से स्टडी करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पर भी जो अमीर हाउसहोल्ड्स हैं वो लोग फॉर्मल सोर्सेज से ज्यादा बोरो कर रहे हैं, और अगर हम लोग पुअर हाउसहोल्ड्स, गरीब हाउसहोल्ड्स की बात करें तो ये अभी भी 85% लोग इनफॉर्मल सोर्सेज से ही बोरो कर रहे हैं। दिस इज नॉट द कंडीशन ऑफ जस्ट रूरल एरिया, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की बात नहीं, अर्बन हाउसहोल्ड्स में भी ये चीज देखने को मिलती है। इससे किस तरीके के सवाल आ सकते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं इन दी ऐप, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड चेक इट देयर। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हम लोग इस तरीके की चीजें क्यों देखते हैं कि रूरल हाउसहोल्ड्स में बहुत ज्यादा लोग अपने डिपेंडेंट हैं इनफॉर्मल सोर्सेज पे वगैरह वगैरह। तो उसका एक छोटा सा हम लोगों ने वो बनाया है आंसर तरीके से, वो आप चाहें तो याद कर लें क्योंकि शायद इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। People who might wish to start an enterprise by borrowing from the informal sector may not do so because of the high cost of borrowing। अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि अपना नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है, कोई अपनी नई एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहा है, तो उसे पता है कि अगर मैं एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, फ्रेंड्स, फैमिली, मनी लेंडर से पैसे लूंगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा। तो नेचुरली उस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि वो इतना ज्यादा होगा तो मैं अपना एंटरप्राइज का क्या ही प्रॉफिट कमा पाऊंगा, शायद वो इनफॉर्मल सोर्सेज पर ना जाए। लेकिन अगर हम लोग पुअर हाउसहोल्ड्स की बात करें अर्बन एरिया में और उसके साथ साथ रूरल एरियाज में भी, तो यहाँ पर दोनों ही जगहों पर हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी देखने को मिलती है ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट फॉर बोरोइंग, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोलैटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पॉइंट नंबर 1 बन जाता है। Why are the informal sources a main source of credit for rural and urban poor households? समझ रहे हो, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में भी जो पुअर हाउसहोल्ड्स हैं उनकी इनफॉर्मल सोर्सेज पर क्यों है इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी? क्योंकि यहाँ पर उन्हें कोई भी कोलैटरल नहीं पे करना पड़ता। फिर हम लोग देखते हैं चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। क्यों जरूरी है यहाँ पर हर एक इंसान को चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट मिलना? क्योंकि अगर नहीं मिलेगा सब लोगों को चीप और अफोर्डेबल रेट्स पर क्रेडिट, तो फिर किस तरीके से पूरी हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी? फिर तो सिर्फ कुछ लोग ही आगे बढ़ पाएंगे, कोलैटरल जो लोग दे सकते हैं वो लोग ही आगे बढ़ पाएंगे, और बाकी जो स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल फार्मर्स हैं वो लोग पीछे ही रह जाएंगे। हम लोग देखते हैं इसके अलावा क्या, एक तो कोलैटरल वाला पॉइंट हो गया, दूसरी चीज है बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया।
तो बैंक्स तक पहुंचकर वहां एक फॉर्मल सोर्स से क्रेडिट विड्रॉ करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो बैंकिंग सिस्टम यानी कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बोला फर्स्ट पॉइंट ये बन जाता है, तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ कोलैटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हिच प्रिवेंट स्टॉप करता है द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन्स। पुअर लोग जनरली कोलैटरल को लेके बहुत ज्यादा डरे रहते हैं और सोचते हैं हमारे पास कोई कोलैटरल नहीं है, हम लोगों को तो बैंक नहीं लोन देगी। उसी तरीके से अगर बैंक की अगर हम लोग बात करें तो वो पूरी कंट्री में अलग अलग रूरल क्षेत्रों में प्रेजेंट नहीं है। It is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on informal sources of credit reduces. हम लोगों के पास यहाँ पे सवाल आ सकता है कि ये जो cheap and affordable credit is crucial for countries development. Stop explain. तो इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए आप बताओगे कि कैसे कोलैटरल की वजह से आज भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी पॉपुलेशन का रूरल और अर्बन हाउस होल्ड्स की अगर हम बात करें तो उसमें पुअर लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, और वो होता है क्योंकि यहाँ पर उनके पास कोलैटरल नहीं होता। उसके अलावा बैंक्स जो हैं वो वहां पर अवेलेबल नहीं होते। तो इस कहानी को आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, फिर आप बताओगे कि कंट्री अगर डेवलप करनी है तो सबको साथ में डेवलप करवाना पड़ेगा, और अगर हम लोगों के यहाँ पे बैंक्स हर जगह नहीं होंगे और अगर बैंक्स लेंडिंग नहीं करेंगे स्पेसिफिकली ध्यान देकर, कॉर्पोरेट्स अगर लेंडिंग नहीं करेंगे ध्यान देकर कि हम उन लोगों तक लोन पहुंचा सके, उन रूरल हाउस होल्ड्स तक लोन पहुंचा सके जो कि डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर, तो हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे एज अ नेशन। While the formal sector के जो loans है need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans. तो यहाँ पर दो important चीजें हैं। पहले तो बैंक को ये make sure करना है कि वो अपने लोन को extend करे, सब लोगों को पहुंचाए, और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक और जरूरी है कि ना ही सिर्फ इन्हें एक्सपैंड करना है, ना ही सिर्फ अपनी ब्रांचेस लगानी है, पर यह भी ध्यान देना है कि जो लोन है सब तक पहुंच पाए, हर एक इंसान, इट शुड रीच एवरीवन जो कि यहाँ पर लोन चाहता है, एंड इट इज इन अ रिक्वायरमेंट टू रिसीव क्रेडिट। तो यहाँ पर ये दोनों सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने देखी, एक तो दो ये वाले पॉइंट्स और उसके साथ साथ में वो पूरा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि क्वेश्चन किस तरीके से बनकर आ सकता है। फिर हम लोग देखेंगे हमारे लास्ट टॉपिक को, विच इज SHGs और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। यहाँ पर एक बॉक्स है ग्रामीण बैंक का इन बांग्लादेश, ये एक एग्जाम्पल है। आई होप कि आप लोगों ने बॉक्सेस को इग्नोर नहीं किया है, उस बॉक्स को आप लोग पढ़ेंगे अपने लेवल पे और समझेंगे कि उसमें क्या है। मैं आपको एक बार सेल्फ हेल्प ग्रुप समझा देती हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं इसके नाम से हम लोग समझेंगे, और उसके साथ साथ ये एक ऐसा सवाल है जो कि कई बार शॉर्ट नोट की तरह कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, ये कैसे कंट्री के डेवलपमेंट में मदद करते हैं, कैसे विमेन के सोशल अपलिफ्टमेंट में इन्होंने मदद की है, ये सारी चीजें यहाँ पर सवालों की तरह आ सकती हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है किस तरीके का ग्रुप है, जो कि जनरली एक मोहल्ले के, एक सेम ही नेबरहुड के लोग साथ में मिलकर बनाते हैं। उसमें ये लोग जो होते हैं सेम सोशल, मतलब सेम सोशल इन द सेंस लार्जली सेम क्लास, एक सेम कास्ट, रिलीजन, मोस्टली सेम टाइप के लोग होते हैं। ये लोग सब साथ में एक दूसरे की इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम होता है, एक ही टाइप की सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, तो ये लोग एक दूसरे को समझते हैं, साथ में आते हैं और कुछ कुछ पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं। दे स्टार्ट सेविंग मनी रेगुलरली एज पर देयर एबिलिटी, जितनी जिसकी क्षमता होती है उस हिसाब से ये लोग अपने पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हम लोग देखते हैं मेंबर्स पूल या फिर कलेक्ट करते हैं अपनी सेविंग्स को। तो यहाँ पर जो उनकी सेविंग्स है उसमें से कुछ कुछ आकर पैसे ये लोग इकट्ठा करने लग जाते हैं। मान लीजिए सुषमा जी, जिनका हमने एग्जाम्पल लिया था, जो बैंक के पास गई थी, अगर उन्हें लगता है कि यार मेरे पास इतने से ही तो पैसे एक्स्ट्रा बचते हैं, अब क्या बैंक के पास जाना, तो वो अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट बन जाती है तो वो वहां पर कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देती हैं। एक टिपिकल SHG की अगर हम लोग बात करें तो उसमें 15 से लेके 20 मेंबर्स तक होते हैं। यूजुअली दे आर बिलोंगिंग टू द सेम नेबरहुड, सेम ही गांव के लोग होंगे, यहाँ पर सेम ही नेबरहुड के लोग होंगे, जो कि कई बार आसानी से मिलते हैं, बार बार मिलते हैं और साथ में सेव भी करते हैं रेगुलरली। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 रुपए से लेके 100 रुपए तक एज पर द मेंबर्स एबिलिटी कैपेबिलिटी, जितना वो सेव कर सकते हैं उस हिसाब से सेविंग पर मेंबर हम लोग देखते हैं वेरी करती है इन टर्म्स ऑफ मनी। अब ये जो मेंबर्स होते हैं ये कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि आज सुषमा जी को अब उन्होंने हर महीने 25 रुपए, कभी 50 रुपए से हर महीने सेव किए। एक दिन उन्हें पता चलता है कि उन्हें कुछ ट्यूशन फी पे करनी है, तो उसके लिए वो इस मेंबर्स के पास जाएंगी और उन्हें कहेंगी कि यार देखो मैं SHG में इतने टाइम से कंट्रीब्यूट कर रही हूँ,
मुझे यहाँ से एक छोटा सा लोन उठाना है फॉर द ग्रुप इटसेल्फ। यहाँ पर ग्रुप के लोगों से ही ले सकते हैं ये लोग फॉर मीटिंग देयर ओन नीड्स। मान लीजिए इसके अलावा कोई ऐसे इंसान है जिनको अपनी किसी हेल्थ से रिलेटेड इशू के लिए कुछ पैसे लेने हैं, या फिर अलग अलग तरीके की लोकेलिटीज के अलग अलग तरीके के ग्रुप्स होंगे। एक एग्रीकल्चरल ग्रुप है जिसे मान लीजिए रॉ मटेरियल के लिए थोड़े पैसे चाहिए, तो ऐसे जो मेंबर्स हैं वो आकर अपने हिसाब से स्मॉल लोन्स ले सकते हैं। ऑब्वियसली इन लोन्स पर कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा कम होता है क्योंकि जो भी मनी लेंडर चार्ज करेगा वो नेचुरली बहुत ज्यादा हाई होगा। 1 साल के बाद या 2 साल के बाद हम लोग देखते हैं अगर ग्रुप रेगुलरली मिल रहा है, अगर ग्रुप जो है रेगुलरली सेव कर रहा है, तो ये एलिजिबल बन जाता है कि ये बैंक के पास जाकर बोले कि हम लोग एक एसएचजी हैं, हम लोग हर महीने मिलकर इतने पैसे तो रेज कर ही लेते हैं, आप हम लोगों को लोन दे दीजिए इतने इतने अमाउंट का। हम लोग एक सेंटर इकट्ठा करेंगे, हम लोग एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर लगाना चाहते हैं अपनी लोकेलिटी में, तो उसके लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। जो डिपॉजिट्स विद बैंक्स हमने कहा था जिसके अगेंस्ट कोलैटरल समझकर लोग पैसे ले लेते हैं, वैसे ही अगर आप एक वेल एस्टैब्लिश्ड एसएचजी हैं तो भी आप बैंक से जाकर पैसे ले सकते हैं अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर सेल्फ हेल्प ग्रुप। लोन जो है सैंक्शन कर देते हैं यहाँ पर बैंक्स, जो कि इन द नेम ऑफ द ग्रुप, and it is meant to create self-employment opportunities by providing money to buy raw materials, seeds, assets like sewing machines, handlooms, cattle, etc. ये अगर हम लोग रूरल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर ये जो एसएचजी वाले लोग होंगे जो साथ में मिलकर काम कर रहे होंगे, इनको लोन मिल जाएगा और ये अपनी अलग अलग चीजों के लिए, जैसे मान लीजिए अपने सीड्स के लिए, असेट्स के लिए, इन सारी चीजों के लिए बैंक से जाकर लोन ले सकते हैं। अगर हम लोग सोशल अपलिफ्टमेंट में एसएचजी का क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझें तो एसएचजीज जो होते हैं वो हेल्प करते हैं बोरोअर्स को ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल। हमने देखा कि अभी भी अर्बन और रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है ऑफ पुअर हाउसहोल्ड्स ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज। क्यों? क्योंकि उनके पास कोलैटरल नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कोलैटरल की प्रॉब्लम एसएचजी से हट जाती है। They can get timely loans for a variety of purposes and at a reasonable rate of interest. तो reasonable rate of interest होगा और आप जाकर एसएचजी से बोरो भी कर सकते हैं, तो आपको लोन भी मिल जाएगा। Moreover we see कि एसएचजी जो होता है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। इसको फिर से एक सवाल की तरह भी हम लोग देख सकते हैं कि एसएचजीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। एक्सप्लेन रूरल पुअर के लिए स्पेसिफिकली क्यों एसएचजी एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है? क्योंकि एक्सेसिबिलिटी आसान है, लैक ऑफ कोलैटरल की प्रॉब्लम एकदम एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि ये लोग सेम सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं तो एक दूसरे की तकलीफों को समझते हैं। इसके अगेंस्ट ये लोग बैंक से जाकर बहुत सारा लोन भी ले सकते हैं। आज मान लीजिए मैं एक अकेला छोटा फार्मर हूँ, मैं जाकर शायद अपने किसी भी एसेट के थ्रू नहीं ले सकती थी बैंक से लोन, तो मैं आज एक एसएचजी का मेंबर होने के नाते जाकर बैंक से लोन भी अवेल कर सकती हूँ। इस तरीके से हम लोग देखते हैं एसएचजीज बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह सामने आते हैं। ना ही सिर्फ ये औरतों को मदद करते हैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट बनने में, सेल्फ रिलायंट बनने में, लेकिन उसके साथ साथ ये जो रेगुलर मीटिंग्स होती हैं इसमें कई बार औरतों ने हमने देखा है, एंड this is a true fact in the rural organizations and setups that I've also worked with. SHGs में हम लोग देखते हैं कि कई बार रेगुलर मीटिंग्स जो होती हैं उसमें जो ग्रुप है एक प्लेटफॉर्म की तरह प्रोवाइड करता है जहाँ पर लोग आकर डिस्कशंस करते हैं और उसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस, जो सोशल इश्यूज हो रहे हैं, हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में आकर भी डिस्कशंस करते हैं। तो ये सोशल अपलिफ्टमेंट का जरिया बन जाते हैं। हमने देखा इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, पॉजिटिव रोल क्रेडिट ने प्ले किया, नेगेटिव रोल क्रेडिट ने प्ले किया। इसके अलावा क्रेडिट अरेंजमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, हमने कई सारी चीजों को कवर किया, आरबीआई के रोल को कवर किया। अब यहाँ पे इसके बाद प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा सीबीएसई के लिए, और उसके अलावा राजस्थान बोर्ड और भी सारे बोर्ड्स के हम लोगों ने यहाँ पर कंपाइल किए हैं। उसके अलावा भी हमने खुद अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो कि आ सकते हैं आगे इन योर एग्जाम। यहाँ पर और भी हम लोग अभी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्दो चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है, कंटेंट यहाँ चैप्टर का खत्म हो जाता है। इफ यू वांट यू कैन स्टे एंड यू कैन लुक एट द क्वेश्चंस आल्सो। उससे पहले आई थिंक सब लोग चाहते होंगे कि हम लोग क्वेश्चंस भी एक बार फटाफट से देख ही लेते हैं मैम, तो क्वेश्चंस भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मनी एंड क्रेडिट के शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस स्टडी बेस्ड आंसर्स।
जो भी हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस आ सकते हैं उस हिसाब से हम लोगों ने आपके लिए कुछ आंसर्स भी लिखे हैं। तो आई होप आप लोग इस चीज को एंजॉय करेंगे थरली एंड यू विल ऑल्सो सी कि कैसे होंगे। आई विल गो टू अ साइड और हम लोग एकदम स्क्रीन को आपके लिए छोड़ देंगे जहां पर आप लोग हमारे साथ साथ पूरे क्वेश्चंस को रीड कर सकें। आई एम हियर इन द कमेंट सेक्शन, आप लोग प्लीज आकर बता सकते हैं, अपनी पूरी बातें कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, हाउ इज मनी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये सीबीएसई में भी आ चुका है और बोर्ड्स में भी आ चुका है। जब मैंने आपको पढ़ाया तब मैंने आपको बताया मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज यहाँ पर देखिए, हाउ इज मनी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को हम लोग यूज करते हैं इन द फॉलोइंग वेज, डे टू डे ट्रांजैक्शंस में। इससे हम लोग गुड्स को खरीदते हैं, बेचते हैं और इस तरीके से हम लोग पैसों को इस्तेमाल करते हैं। डे टू डे ट्रांजैक्शंस बेसिकली यहाँ पे कीवर्ड रहेगा। ट्रांजैक्शंस जो हैं वो करे जाते हैं पैसों में जब पर्सन जो कि होल्ड कर रहा है मनी को, उसे किसी भी कमोडिटी के या फिर सर्विस के एक्सचेंज में यूज कर सकता है। यूज ऑफ मनी ने इजी बना दिया है हमारी एक्सचेंज सर्विसेज को, जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा को भी। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम लोगों ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करी। अगर यहाँ पर हाउ है तो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरीके से होता है। यहाँ पर अगर वाई होता तो आप एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आरबीआई ने इसे यहाँ पर लीगल अथॉरिटी दे रखी है, करेंसी को एक्सेप्ट करना एकदम मैंडेटरी है। इसी तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यहाँ पर यूज होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम लोगों को जो याद रखनी है और वो ये है कि क्वेश्चन हमेशा उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आंसर किया जाएगा। आप अपने हिसाब से कहानियां नहीं लिखेंगे जस्ट बिकॉज आपको पूरी आती होंगी। आपको आती है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग एक क्वेश्चन जितना हमारे मार्क्स कैरी करता है उस हिसाब से ही आंसर करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू डिमांड डिपॉजिट्स हैव द एसेंशियल फीचर ऑफ मनी। डिमांड डिपॉजिट्स जो होते हैं, हमने कहा दो फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न करेंसी हैं, एक करेंसी है मनी और उसके बाद दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट्स एक एसेंशियल फीचर ऑफ मनी की तरह इस तरीके से हैं कि डिमांड डिपॉजिट्स को कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है बैंक से, इसलिए हम इन्हें डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। इसके अलावा हम लोग इसे वाइडली एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट अलोंग विद करेंसी, इसीलिए हम लोग इसे कंसिडर करते हैं मनी, यानी कि लीगली ऑथराइज्ड भी है। इसके अलावा डिमांड डिपॉजिट्स की अगर हम लोग बात करें तो चेक की तरह हम लोग जाकर अपने बैंक से, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था सुषमा जी का, जो कि दीक्षा मैम को देने वाली थी पैसे, तो उन्होंने चेक इशू किया था इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश डायरेक्टली। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन सारे तरीकों से जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं उन्हें भी एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मोड ऑफ पेमेंट इंस्टेड ऑफ कैश और करेंसी इन द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सप्लेन द 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट। हमने बहुत सारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट पढ़ी हैं, उनमें से कोई भी 3 चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने पढ़ा था अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमने पढ़ा था अबाउट कोलैटरल, अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द क्रेडिट, टाइम पीरियड के बारे में। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द मोड ऑफ रीपेमेंट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। इन सारी चीजों में से भी जो चीजें आपको याद रह जाती हैं उनमें से 3 चीजों के बारे में हमको लिखना है। कोलैटरल की अगर हम लोग बात करें तो हमने कहा था कि ये एक ऐसा असेट होता है जो कि बोरोअर को देना होता है लेंडर को, और वो कब होता है, जब एक सिक्योरिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब अगर आप नहीं देंगे उसे वापस पलटकर, अगर लोन नहीं चुका पाते हैं तो जो लेंडर होता है उस पर फुल राइट होता है कि वो आपकी उन चीजों को बेचकर अपने पैसे ले सके। किस किस तरीके के हो सकते हैं, लैंड टाइटल, बैंक डिपॉजिट्स, लाइव स्टॉक, हाउस, फैक्ट्री एक्सेट्रा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो इट इज द प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट, ये एक डेफिनेशन है, प्लीज ध्यान से पढ़िए। इट इज द प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट एट विच द लेंडर लेंड्स मनी टू द बोरोअर, द रेट एट विच द लोन इज गिवन इज डिसाइडेड बाय द आरबीआई। अगर हम लोग फॉर्मल सोर्सेज की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आरबीआई डिसाइड करता है किसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा, और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं वो प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट है जो कि जो प्रिंसिपल अमाउंट, जो पूरा पैसा आप देते हैं उस पैसे पर कुछ अमाउंट आपसे चार्ज किया जाता है, जो कि लेंडर लेगा किससे, बोरोअर से। टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जिस ड्यूरेशन ऑफ लोन, जिसमें जितने ड्यूरेशन के लिए हम लोगों ने लोन लिया है, टिल विच द अमाउंट विल बी रीपेड अलोंग विद द इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप बैंक से जाकर पैसे लो लोगे और बैंक ऐसे एक दिन उठकर नहीं बोल देगी कि वापस दे दो पैसे, तो वो है हमारा टाइम ऑफ क्रेडिट। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्रेडिट कैन प्ले अ नेगेटिव रोल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स। इसी तरीके से आपके पास सवाल आ सकता है क्रेडिट कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स।
अब हम लोगों ने यहाँ पर दो तरीके की क्रेडिट सिचुएशंस के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे मैंने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को बहुत एक्सटेंसिवली समझाया था। क्रेडिट कैन प्ले अ नेगेटिव रोल इस तरीके से कि जब अगर हम लोग ऐसी सिचुएशंस में क्रेडिट ले लेते हैं जहाँ पे हम लोग is taken to repay the earlier loans, then it will increase the burden of repayment। यहाँ पर समझिए कि अगर हम लोग इस तरीके से लोन लेते हैं कि यार मुझे पुराना लोन लेना है तो इसकी टोपी उसके सर कर देते हैं। मान लीजिए इससे लोन ले लिया, अब उसको पे कर देती हूँ, फिर बाद में किसी और से लोन लेके उसको पे कर दूंगी, तो इस सिचुएशन में इंसान डेट ट्रैप में फंस सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इन हाई रिस्क सिचुएशंस, जब फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि क्रॉप फेल होने वाली है, क्या इस साल अच्छी फसल उगेगी या नहीं उगेगी, क्या इतना बड़ा जो हम लोग अमाउंट प्रॉमिस कर रहे हैं वो हम रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो जब फ्यूचर अनसर्टेन होता है तो क्रेडिट एक बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है, जैसे कि हम लोगों ने फार्मर्स के एग्जांपल में देखा था। फिर हम लोग देखेंगे रूरल बोरोअर्स जो होते हैं नॉर्मली इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर डिपेंड करते हैं, और इनफॉर्मल सोर्सेज वाले लोग बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इस तरीके से हम लोग देखते हैं रीपेमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट्स का होता है, और इस सिचुएशन में इस तरीके की दिक्कत आ सकती है कि उनकी इनकम से कहीं ज्यादा उनका इंटरेस्ट रेट, उनका जो अमाउंट जो उन्हें वापस पे करना है वो बहुत ज्यादा हो जाए, तो ऐसे ही नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है। पॉजिटिव रोल कैसे प्ले करता है, हमने मैन्युफैक्चरर के एग्जाम्पल से देखा था, सलीम जी के एग्जाम्पल से देखा था कि कैसे हम लोग कई बार कंट्री के डेवलपमेंट में अगर देखें तो क्रेडिट एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो हर इंसान को अपॉर्चुनिटी देगा टू ग्रो। इसके अलावा अगर हम लोग अपनी ड्यू टर्म्स में अगर रिस्क फैक्टर को ढंग से समझकर चलें, फ्यूचर अगर हमारा सर्टेन है, तो हम लोग इस तरीके से पॉजिटिव रोल में उसका इम्पैक्ट दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमें पता है कि अगर हम लोग फॉर्मल सोर्सेज से बोरो कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में जो मोड ऑफ रीपेमेंट होगा, सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सोच समझ कर ली जाएंगी, और इस तरीके से फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से आप पॉजिटिव रोल की तरह क्रेडिट को देख सकते हैं। फिर हम लोग बात करें एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस फॉर द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू इंक्रीज देयर लेंडिंग फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। ये चीज मैंने आपको बहुत एक्सटेंसिवली समझाई थी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहला रीजन होगा कि यहाँ पर रूरल हाउस होल्ड्स में जनरली लोग किससे लेते हैं पैसे, इनफॉर्मल सोर्सेज से, मनी लेंडर्स से, ट्रेडर्स से, वो बहुत हाई रेट देते हैं। तो यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए लोगों को बताना पड़ेगा कि रोल ऑफ बैंक कितना इंपॉर्टेंट है, और चीप क्रेडिट फैसिलिटीज मिलती हैं बैंक्स में, कोऑपरेटिव्स में, फॉर्मल सोर्सेज में। तो इस शिफ्ट लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बैंक्स और कोऑपरेटिव्स आए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो रूरल लोग हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सकता है बाय यूजिंग अनफेयर मींस। इस तरीके से उन्हें डेब्ट ट्रैप में फंसाया जा सकता है। तो डिपेंडेंसी ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज को रिड्यूस करने के लिए बैंक्स को और ज्यादा सेटअप होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की बात करें तो ये प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर cheap and affordable credit को in rural areas without any undue exploitation। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस तरीके से फॉर्मल सोर्सेज जो होते हैं वो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह रूरल हाउस होल्ड्स को मदद करते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बिजनेसेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए, डिपेंडेंस ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज को रिड्यूस करने के लिए, और एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए, तीनों रीजंस की वजह से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को इंक्रीज करना चाहिए। फिर अगर हम लोग बात करें क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर की, शुड बी डिस्करेज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट्स। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इट इज सीन दैट अराउंड 85% ऑफ द लोन्स टेकन बाय द पुअर हाउसहोल्ड्स इन द अर्बन एरियाज, ये बहुत ज्यादा इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंडेंट है। 85 को मैंने आपको ग्राफ बताया था क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पुअर लोग जो हैं, पुअर हाउसहोल्ड्स अर्बन एरियाज में भी इनफॉर्मल सोर्सेज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इनकी कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, इनका कोई सुपरवाइजिंग सिस्टम नहीं है, और इसकी वजह से जो इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बन जाती है वो एक बहुत मेजर हिस्सा बन जाता है उस इंसान की अर्निंग का। इस तरीके से इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन पर चार्ज होता है, तो हम लोग देखते हैं फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर ये यहाँ पर नहीं होगा तो हम लोग देखते हैं कि कई बार जो ये जो हायर इंटरेस्ट रेट की जो वो होती है, रिक्वायरमेंट होती है, इसकी वजह से अर्निंग्स का ज्यादा हिस्सा जाता है और एक इंसान डेट ट्रैप में फंस सकता है। इस चीज से, इस डेट ट्रैप से निकलने के लिए फॉर्मल सोर्सेज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और जो बोरोअर्स हैं जो कि डेट ट्रैप्स में फंसते जाते हैं उन्हें और ज्यादा डिस्करेज करना चाहिए उन लोगों को जो कि बोरो कर रहे हैं फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। इस तरीके से हम लोग ओवरऑल रिड्यूस कर सकते हैं
हम लोग जो हमारा डेवलपमेंट में हैम्पर हो रहा है बिकॉज ऑफ द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, तो उसके डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को बढ़ा सकते हैं और वैसे रिड्यूस कर सकते हैं इस पूरे कॉस्ट को। इसके अलावा हम लोग देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या हैं, वो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया था बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सटेंसिवली, लोगों का क्या है, कैसे ग्रुप्स होते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आई होप आपको ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, बैंक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। मैंने आपको कहा था कि इस तरीके के सवाल बनकर आएंगे, आपकी कोई भी लाइन को उठाकर फुल स्टॉप, एक्सप्लेन, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर आपको समझना है कि एक बार ढंग से इसको पढ़ोगे और याद करोगे कि बैंक को हमने कहाँ पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने डिपॉजिट्स विद बैंक में बैंक को पढ़ा है, लोन एक्टिविटीज विद बैंक को पढ़ा है, एसएफजीज में, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में, अलग अलग जगह पर हम लोगों ने बैंक को पढ़ा है, उसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ा है। आप बताना स्टार्ट कर सकते हो ऐसे कि बैंक जो है एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स को, तो कैश ही हमारे पास रखेगी, ना ही सिर्फ हमारे पैसों को सेफली रखेगी पर उसके साथ साथ हमें उस पर कुछ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा आप यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर जब भी लोगों को जरूरत हो तो उसके पास एक प्रोविजन होता है डिमांड डिपॉजिट्स का, आप अपने पैसे ले सकते हो। चेक फैसिलिटी के बारे में आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आप लोग यहाँ पे बात करोगे अबाउट बैंक प्रोवाइड्स लोन एक्टिविटीज। अब लोन कैसे करती है कि सिर्फ एक स्मॉल प्रपोर्शन अपने पास रखती है, बाकी का लोगों को लोन की तरह एक्सटेंड कर देती है, और इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है लोन की बाय फार्मर्स, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब लोगों को यहाँ पर अपनी लोन एक्टिविटीज, अपने काम करने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाते हैं। इसके बाद हम लोग देखिए लैंड बैंक जो है प्रोवाइड करती हैं क्रेडिट को। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज, ये क्रेडिट बहुत एक इंपॉर्टेंट सोर्स की तरह इन्वॉल्व होता है क्रेडिट। इसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें यहाँ पर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है बाय बैंक्स। इसके अलावा अगर हम लोग इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, बिजनेसेस को, सबको मिल रहा है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। उसके अलावा आप यहाँ पर ये भी बात कर सकते हो कि कैसे जो बैंक्स हैं वो यहाँ पर पुअर लोगों को भी पैसे देती हैं, क्योंकि यहाँ पर बैंक का एक फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होने के नाते सोशल अपलिफ्टमेंट, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फैक्टर है। और इसके साथ साथ आप मेंशन करोगे कि ऐसे टर्म्स ऑफ क्रेडिट रीजनेबल होते हैं, फेयर होते हैं। इन सारे तरीकों को हम लोग यहाँ पर समझ कर चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे बैंक प्रोवाइड करेगी क्रेडिट सब लोगों को, पुअर को, रिच को, सबको, और इस तरीके से एक रिलायबल फॉर्म बन जाता है। इसीलिए बैंक मदद करता है इन द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच गवर्नमेंट्स बॉडी सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स इन इंडिया। मैंने आपको कहा था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद कर लो। इसके 3 तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फंक्शंस बता दो आरबीआई के, या फिर सिग्निफिकेंस बता दो आरबीआई की। तो रोल ऑफ आरबीआई जो हम लोगों ने पढ़ा था वो एग्जैक्टली वैसे पॉइंट्स यहाँ पर बने हुए हैं, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस तरीके से इसका आंसर सामने आ जाएगा। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस वेरी वेल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से आता है। इस बार हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इंटरेस्टिंग अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना। That Mohan works at a construction site in a suburban area. एक सब अर्बन एरिया में मोहन जो है एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। इसके बाद हम लोग सुधीर की बात करें तो वो एक मार्केटिंग मैनेजर है, एक कंपनी में। दोनों को क्रेडिट चाहिए घर खरीदने के लिए। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एक्सप्लेनिंग हु हैज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ होम लोन फ्रॉम अ फॉर्मल सेक्टर। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीजें याद करनी है। सबसे पहली चीज ये कि हम इन दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन को देखेंगे। मोहन कंपैरेटिवली सुधीर से पुअर हाउसहोल्ड को बिलोंग करते हैं, लेस एजुकेटेड भी हो सकते हैं, शायद उन्हें पूरे प्रोसीजर्स वगैरह ना समझ में आते हो सकता है उनके पास कोलैटरल भी ना हो। वो सारी चीजें हम लोगों को कंसिडर करनी है। जब हम लोग बात करेंगे फॉर्मल सेक्टर की, तो फॉर्मल सेक्टर में हम लोग टर्म्स ऑफ क्रेडिट को याद करेंगे कि कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट होंगे, कोलैटरल जिससे ये लोग जनरली डरते हैं
वो एक चीज इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। एक पता है आपको, ड्यूरेशन ऑफ रीपेमेंट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, जिसकी वजह से लोग नहीं जाते हैं फॉर्मल सोर्सेज के पास। मान लीजिए अगर आपने कहा कि मैं 1 साल में आपको रीपे कर दूंगी लोन, लेकिन मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसके पास एक रेगुलर जॉब नहीं है, मुझे नहीं पता मुझे कितना हार्वेस्ट से पैसा मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैं डरूंगी अगर मैंने 1 साल में पैसे नहीं दिए तो नेचुरली मुझे बहुत सारे हिंड्रेंसेस फेस करने को मिल सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आ सकते हैं। लेकिन कंटेंट कौन सा याद करना है? इनफॉर्मल सोर्सेस, फॉर्मल सोर्सेस, रूरल वाले और अर्बन वाले, वो जो मैंने आपको ग्राफ्स बताए थे वो, इसके अलावा वो जो पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ फॉर्मल सोर्सेज में टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी इंपॉर्टेंट है। ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे आंसर में लिखा हुआ है आप लोग देखिए। तो यहाँ पर सुधीर की हम लोग बात करते हैं कि उसके पास ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी होम लोन लेने की फॉर्मल सेक्टर से, क्योंकि फॉर्मल सोर्स जो होता है सेक्टर, उसमें बैंक्स और कोऑपरेटिव्स आएंगे, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे, कोलैटरल मांगेंगे। यहाँ पर देखो बैंक्स क्या मांगेंगे? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलैटरल। इन अबव केस सुधीर जो है उसके पास नेचुरली रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट होंगी, सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, ये सारी चीजें होंगी जो बैंक्स को रिक्वायर्ड होंगी। शायद इनके पास, मोहन जी के पास, ये सारी चीजें ना हो। बैंक्स विल आल्सो रिक्वायर कोलैटरल सिक्योरिटी, तो ये यहाँ पर वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग सुधीर जी की बात करें तो इनके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होगा, क्योंकि इनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होगा तो इनके जो चांसेस हैं अमाउंट इन द फ्यूचर इतना बड़ा दे सकते हैं वापस, वो दे पाएंगे। और मोहन जी के पास शायद ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल ना हो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर भी इस तरीके के आंसर्स देने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं नेम 2 फॉर्मल एंड 2 इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। इनके एडवांटेजेस, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज के हम लोगों को लिखने हैं। ये आई होप आपको अच्छे से आता होगा। टेबल को जाकर एक बार फिर से देख लीजिए। वेरी वेरी इजी पीजी क्वेश्चन, तो इट इज वेरी गुड। फॉर्मल सोर्सेज और इनके, बाकी ये याद रखो, फॉर्मल के एग्जांपल्स होंगे बैंक्स और कोऑपरेटिव्स, इनफॉर्मल के होंगे मनी लेंडर, ट्रेडर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे थर्ड कैटेगरी आ जाता है केस बेस्ड क्वेश्चंस का। केस बेस्ड क्वेश्चन नया एडिशन है। यहाँ पर देखो सोर्स ए, बी और सी हम लोग देखेंगे। ए में इनफॉर्मल क्रेडिट के बारे में लिखा हुआ है, और इससे यहाँ पर इस पैराग्राफ को अगर आप 1 सेकंड पढ़ोगे तो इसके बाद इसमें से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन बन के आता है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री दैट क्रेडिट फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर इज नॉट गुड फॉर बोरोवर्स। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग अग्री करते हैं कि क्रेडिट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स इज नॉट गुड फॉर बोरोवर्स, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखते हैं लार्ज पार्ट ऑफ द इनकम जो है वो चला जाता है बोरोवर्स के पास, और उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है, इसका जो रिजल्ट होता है यहाँ तो ये डेट ट्रैप या फिर मोर पॉवर्टी में लीड कर सकता है। ये सारी चीजें हैं रीजंस क्योंकि हम लोगों को इनफॉर्मल सोर्सेज नहीं ऑप्ट करने चाहिए या फिर वो कम रेकमेंडेड है। इसका अगर आप पैराग्राफ देखोगे तो इसमें से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर हम लोग सोर्स बी की बात करें तो वो करेंसी के बारे में बात कर रहा है। अनलाइक द थिंग्स दैट वी आर यूज्ड, जैसे कि पैसे हम लोग यूज करते थे, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रेशियस मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। फिर भी क्यों इसे एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मोड ऑफ पेमेंट, जो कि मैंने आपको बोला था क्वेश्चन बन सकता है। इसका आंसर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। मॉडर्न करेंसी अर्लियर फॉर्म्स ऑफ करेंसी की तरह नहीं है, ग्रेन और कैटल जिसकी खुद की कोई वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी इज ये यहाँ पर नहीं यूज किए जाते हैं, पर लेकिन ऑन द अदर हैंड मॉडर्न करेंसी इफ नॉट ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया becomes an ordinary piece of paper as it has no value of its own. It has no value of its own. Important keyword from NCERT आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ये इसीलिए है, इसीलिए माना जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑथराइज्ड है। इट इज एन ऑथराइज्ड पीस ऑफ पेपर। फिर हम लोग देखेंगे तीसरा जो है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चन आएगा, इसमें आया है इन द अबव लाइंस Which function of bank is being highlighted। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो कोई फंक्शन ऑफ बैंकिंग सिस्टम है जो पता चलता है, और वो यहाँ पर वो फंक्शन है जो कि यहाँ पर हाईलाइट हुआ है इज ऑफ गिविंग लोन्स। तो लोन एक्टिविटीज बाय बैंक्स जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें से आया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 15% अपने डिपॉजिट्स का वो यहाँ पर बैंक रख लेता है और बाकी का आगे लोगों को दे देता है। इसके बाद हम लोग इस केस स्टडी को देखें तो ये एक बहुत लंबी सी केस स्टडी है जहां पर हम लोग अपने एक पूरी एनसीईआरटी के पार्ट की बात कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करेंसी नोट्स को इशू किया, इसके बाद हमने बताया लीगलाइज किया, मीडियम ऑफ पेमेंट की तरह कोई इसे रिफ्यूज नहीं कर सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
मनी को क्यों यूज किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? डे टू डे नीड्स के लिए, सैलरीज के लिए, ये सब चीजों एक्स्ट्रा पैसों से क्या होता है? तो डिपॉजिट्स विद बैंक्स, और इसको डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। लार्जली वो वाला पार्ट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है उस पर बेस्ड है। इससे क्वेश्चन क्या आया है? व्हाई इज देयर अ नीड टू लीगलाइज रुपी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? व्हाट मॉनेटरी सिस्टम डज इंडिया फॉलो? तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग देखते हैं देयर इज अ नीड टू लीगलाइज रुपी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सो दैट ऑल द पेमेंट्स कैन बी मेड एंड नो वन कैन रिफ्यूज पेमेंट इन रिफ्यूज रुपी इन सेटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये एक ऐसी लाइन है जिसे अगर आप याद कर लेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर पार्ट होगा तो आप उसे आसानी से आंसर कर सकते हैं। लीगलाइज करते हैं रुपी को, कौन करता है? आरबीआई, और इसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किया जा सकता है। इसे इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि ताकि कोई भी रिफ्यूज ना कर सके रुपी को इन द सेटलिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। इंडिया हैज अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, और वी कैन से दैट मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड। इस चीज को आप याद कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं मेंशन टू यूजेस ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट बाय पीपल। डिपॉजिट सरप्लस करके उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हो, और उसके साथ साथ एक सेकंड कि सरप्लस डिपॉजिट करके आप अपने एक्स्ट्रा पैसे को सेफ रख सकते हो, और उसके साथ साथ उसके ऊपर एक इंटरेस्ट भी कमा सकते हो। डिमांड डिपॉजिट्स आर यूजफुल फॉर बैंक्स एज वेल एज फॉर द पीपल। एक्सप्लेन, बताओगे कैसे कि यहाँ पर डिपॉजिट होता है पैसा? तो डिमांड डिपॉजिट पर इंसान को कुछ इंटरेस्ट मिलता है, उसका पैसा सेफ रहता है। सिमिलरली जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करेंगे वो ज्यादा होगा, और उसके बीच में जो सम होगा वो बैंक अपने पास रख लेगा। तो डिमांड डिपॉजिट्स एक अपॉर्चुनिटी की तरफ आते हैं बैंक्स के लिए कि वो लोन्स एक्सटेंड कर सकते हैं, और लोगों के लिए कि उनके पैसे सेफ भी रहेंगे और उसके साथ साथ वो इंटरेस्ट भी उस पर कमा सकते हैं। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ मनी एंड क्रेडिट। हुर्रे! एंड आई होप आपको मनी एंड क्रेडिट समझ में आया होगा। हमने काफी अच्छे से एक एक टॉपिक को डिटेल में जाकर पढ़ा है। इसके साथ साथ हमने क्वेश्चंस भी देखे, शॉर्ट, लॉन्ग, केस स्टडी बेस्ड। पूरा कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर आपका हो गया है मनी एंड क्रेडिट का। आई होप यू एंजॉयड एंड अंडरस्टूड दिस एंटायर प्रोसेस। बिल्कुल भारी चैप्टर नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है। कुछ ऑब्वियसली चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, बट आई थिंक आफ्टर रिमेंबरिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू entirely learn this chapter. I hope you enjoyed. Like I said, there are more chapters that you will be studying. Congratulations, all the best and stay tuned. And also remember, ई सरल है तो सबके लिए सब कुछ सरल है। Thank you.